अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक अस्लम। प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने पर रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे वो। तदफीन आज आबाई इलाके डेरा मुराद जमाली में होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पाकिस्तान समेत तमाम सियासी रहनुमाओं ने इजहार अफसोस किया है। आगे बढ़ते हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की बात करते हैं। कोरोना को उन्होंने शिकस्त दी। वज़ीर आला सिंध 17 दिन तक कोरोना में मुब्तला रहे। अब उनका टेस्ट आया नेगेटिव और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तो जो लोग बीमार हैं वो ज़ाहिर है इसी इंतज़ार में है कि जल्दी से जल्दी वो इस कोरोना वायरस को शिकस्त दें और इस दौरान वो ज़ाहिर एहतियात भी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक भी बात कर लेते हैं, जहाँ कोविड-19 के बढ़ते केसेस की वजह से सूबाई हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया है और फैसला वही है जो सिंध ऑलरेडी ले चुका है कि यहाँ पर इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी है। तो अब वहाँ पर भी ऐसे हो गए, इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। अगर किसी ने खाना खाना है तो वो खाना ले, बाहर बैठकर खाए, किसी ओपन स्पेस पर बैठकर खाए, किसी भी होटल और रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाने पर पाबंदी आयद होगी। और कराची में देखिए ये चीज़ नाफिजुल अमल हो गई है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। कराची के लिए एक और ख़बर ये है, एक और पैगाम ये है कराची वालों के लिए, वो तैयार हो जाएं क्योंकि इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने रवा माह शहर कायद समेत सिंध भर में मामूल से ज़्यादा सर्दी पड़ने की पेशगोई की है। जैसा कि हम पहले भी बात करते रहे कि नवंबर में 10 साल रिकॉर्ड टूटा है कि गुज़श्ता 10 सालों में नवंबर में इतनी सर्दी नहीं देखी गई कराची में जितनी सर्दी इस दफ़ा इस नवंबर में देखी गई है। अब तो दिसंबर आ चुका, 3-4 तक के रेट 3 तक पारा गिर जाएगा इसी दिसंबर में। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कराची की सर्दी आप एंजॉय करें। बिल्कुल जी, क्योंकि यही सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। कराची में रहने वाले सर्दी बर्दाश्त कर भी नहीं सकते। अच्छा, एक अच्छी खबर हमारे पास ये है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं यानी बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो अच्छी खबर है कि आप पैसे कुछ बच जाएंगे आपके। PIA ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के किरायों में 30% तक कमी कर दी है। एक तरफ का किराया 12,275 रुपये से अब कम करके 8,500 रुपये कर दिया गया और दो तरफा किराया यानी 2 वे वो होगा, यानी रिटर्न टिकट जो है वो होगा 24,000 से था, अब 17,000 रुपये पे आ गया। और बड़ी अच्छी बात है। और ये मैं कल जब खबर पढ़ी तो लिखा था विंटर वेकेशन के हवाले से जो बच्चे अब अपने नाना नानी या दादा दादी के घर जाना या नाना नानी या दादा दादी आना चाहते हैं तो जनाब ये उनके लिए भी अच्छी खबर है। विद लगेज चाहिए, क्योंकि हम देखा कि कोविड के बाद ये हुआ था कि विदाउट लगेज कुछ और था और विद लगेज कुछ और इसके रेट थे, लेकिन अब ये यानी 8,500 विद लगेज 20 kg आप लेके जाते हैं। 8,500 से भी कम है, चेक करता है 8,300 8,360 तक है। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। क्या बात है। ये बात हम इसलिए करेंगे, आर्ट्स काउंसिल कराची में 13th इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी, वर्चुअली हो रही है ड्यू टू दिस कोविड-19। 6 दिसंबर तक ये जारी रहेगी। रवां बरस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के जितने भी सेशंस हैं वो तमाम के तमाम ऑनलाइन होंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे अपने पहले मौजू की जानिब। और जब हम बात करते हैं कोरोना की और हम बात करते हैं मुश्किल फैसलों की, तो साथ साथ हम बात करते हैं कि होने क्या जा रहा है। यानी पाकिस्तान कोरोना वायरस से बचने के लिए, अपनी आबादी के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए क्या करने जा रहा है, क्योंकि ये लहर तो तबाही मचा रही है। तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, इज्तिमात पर पाबंदी लग चुकी है, मुख्तलिफ हिस्सों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया जा चुका है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की तलकीन की जा रही है, कोशिश कराई जा रही है। लेकिन साथ ही एक अहम मामला है वैक्सीन का, क्योंकि बहुत से ममालिक वैक्सीन पर काम करें और बहुत सी ऐसी वैक्सीन आ चुकी हैं, फाइजर कंपनी की आ चुकी है, मॉडर्ना की आ चुकी है, जिससे मुतालिक कहा जा रहा है कि 95% उसकी एफिकेसी है। तो ये इतलात भी हैं कि पाकिस्तान 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ये वैक्सीन प्रोक्योर कर पाएगा। कौन सी कंपनी से वैक्सीन खरीदी जा रही है और कितनी मकदार में डोजेज आएंगे और क्या हर शहरी को मुफ्त कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी या नहीं? तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस वक्त मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, इसी से मुताल्लिक कुछ कंपनीज ने कहा है कि जो पहली खेप होगी उसमें पाकिस्तान को वैक्सीन दी नहीं जा सकती। नहीं जी, बिल्कुल भी कोई ताख़ीर नहीं है, बहुत बर वक्त ये फ़ैसला है और इस पे जो काम है वो बहुत वक्त से हो रहा था, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। जी। देखिए, बहुत से ममालिक ने जब किसी इन वैक्सीन में से किसी का प्रूफ ऑफ एफिकेसी आया ही नहीं था तो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस बी से बोल रहा हूँ, वो उठा के उसमें एलोकेट कर दिए और उसके अपने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए। अब वो मुल्क जो $1 बिलियन या 2 या 3 या 4 6 बिलियन डॉलर डिपेंड करता है उनकी पॉपुलेशन साइज़ और वो कितनी वैक्सीन प्रोडक्ट्स के ऊपर बेट करना चाह रहे थे जिनके अभी कोई प्रूफ नहीं था,
تو وہ اور سچویشن ہے. لیکن پاکستان جیسے ملک کو اپنا فیصلہ زیادہ دانشمندی سے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے وہ ویکسین چننی ہے جو افادیت رکھتی ہو. ہم نے کون سی اچھا یہ ویکسین بھی میں چنی ہے آپ کو سر بتا پھر؟ دوں کہ یہ بہت سارا شور اس وقت ویکسین کا ہے, بہت ذکر ہے, بہت ساری کمپنیاں اپنے ابتدائی ریزلٹس بتا رہی ہیں, بالکل فائنل نہیں لیکن ہے. یہ وقت کے ساتھ ہی کلیئر ہوگا کہ واقعی ان میں سے اٹل اور فائنل ریزلٹس کس کے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, جب ویکسین پاکستان میں آ جائے گی تو کیا یہ مفت ہوگی ہر طرح کے لوگوں کے لیے, یا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ پیسے دے رہے ہیں اور پھر آپ کو ویکسین لگ رہی ہے, اور ایک خاص طبقے کے لیے ہوگی؟ یہ ویکسین کے استعمال میں جو پرائرٹی ہے, جو ترجیح ہے, وہ اس کا ایک طریقہ کار مروج کیا گیا, اور وہ یعنی جو اس کو ایگری کیا گیا, اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ طبقہ جس کو کہ ہمارے معاشرے میں ویکسین دینے کی اشد ضرورت ہے, جو کہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں کووڈ کے علاج کے لیے. سب سے زیادہ تو ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ جب وہ بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں تو سارا صحت کا نظام مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. تو سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا قدم ہے, جو اس کے بعد لیول ہے, وہ اس پاپولیشن کا ہے, ان لوگوں کا ہے جن کی 60 سال سے عمر زیادہ ہے. اب ظاہر ہے آپ نے دیکھے ہوں گے جو عالمی اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق بھی جو لوگ اس سے زیادہ ہیں تو وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, مورٹیلٹی زیادہ اس گروپ میں دیکھی جاتی ہے. تو پھر اس گروپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو یعنی اگلی جو سٹیج ہوگی وہ ان کے لیے ہوگی, اور ساتھ ہی جو عمومی طور پہ ہیلتھ ورکرز ہیں, ہیلتھ سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ لوگ ہوں گے. اور پھر اگلا مرحلہ جو ہے اس کے اندر پاپولیشن ایٹ لارج جو ہے اس کو بتدریج ویکسینیٹ کیا جائے گا. تو کوشش تو یہ ہے کہ یہ تمام ویکسینیشن جو ہے یہ حکومت کی طرف سے ہو, اور اس میں کسی کو کوئی پیسے نہ دینے پڑیں. ہاں اگر کوئی خود سے ویکسین لگانا چاہتا ہے اور وہ ویکسین رجسٹرڈ ہے پاکستان کے اندر تو اس پہ ممانعت باہر کیف نہیں ہوگی, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کون سی ویکسین اپنی افادیت اور اپنی سیفٹی کا واضح اور مستند ڈیٹا لا سکتی ہے, سامنے آتا ہے, تاکہ پھر اس کو استعمال میں لایا جائے. سر آپ نے کہا کہ پاکستان نے درست فیصلہ کیا, بر وقت فیصلہ کیا, اور اس سے متعلق میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں سر آپ سے, کس کمپنی سے اس وقت پاکستان کی بات چیت چل رہی ہے؟ بیکاز موڈرنا اور فائزر انہوں نے جو ریزلٹس دیے ہیں سر ابھی بھی وہ پریلیمنری ریزلٹس ہیں, فائنل ریزلٹس تو نہیں ہیں. یہی مشکل ہے اس معاملے میں کہ یہ ایک موونگ ٹارگٹ ہے. آپ کی نیگوسیشنز, آپ کی ان کے ساتھ جو گفتگو ہے, پہلے تو یہ بتا دوں کہ گفتگو ایک سے زیادہ کمپنیز کے ساتھ چل رہی ہے. 4-5 انٹیٹیز ہیں, کمپنیز ہیں, مینوفیکچررز ہیں جن کے ساتھ یہ نیگوسیشن کئی ہفتوں سے, کئی مہینوں سے بات چیت چل رہی ہے. اب فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں کس کا ڈیٹا اس وقت پہ, جس وقت آپ فیصلہ کرتے ہیں اس دن پہ کس کا ڈیٹا زیادہ مستند اور کلیئر ہے تاکہ اس کو حاصل کیا جا سکے. پھر یہ فیصلہ کب ہوگا سر؟ اگلا مرحلہ تو یہ فیز وائز ہوگی چیز. اور یہ بھی بتا دوں کسی ایک مینوفیکچرر سے میرا خیال ہے یہ ساری نیڈ پوری نہیں ہو سکے گی, ایک سے زیادہ ہمیں بات کرنی پڑے گی. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے آن لائن اپلیکیشن سسٹم کا آغاز بھی کیا ہے. عوام اس سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں, کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, سب سے یہ بہت اہم سٹیپ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ریگولیٹر ہے جس نے دوائیوں کا یا کسی اور معاملے کا زندگی میں ریگولیٹ کرنا ہے, جب وہ اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے طریقہ کار کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اسکروٹنی کے لیے, تو اس میں معیار بڑھ جاتا ہے. جب ان کے طریقہ کار کا معیار بڑھے گا تو جو دوائیاں اور دوائی کمپنیاں ہیں وہ اپنی پروڈکٹس رجسٹر کرائیں گی, ان کو آسانی ہوگی بجائے اس کے کہ ایک اچھی پروڈکٹ جو ہے وہ کئی سال جو ہے وہ کاغذی کارروائی میں پھرتی رہے. اچھا, اب جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کمپٹیشن بہتر ہوگا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ قیمتیں اور معیار دونوں عوام کے حق میں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائنل بینیفٹ کنزیومر کو یہ ہوگا کہ معیاری ادویات کا بہتر حصول پاکستان کے اندر, اور کمپٹیشن کی وجہ سے اور بہتر ریگولیشن کی وجہ سے ان کی جو پرائسز ہیں وہ بھی بہتر ہوں گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ون ون سچویشن ہے. انڈسٹری کے لیے بھی اچھا ہے. ہماری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ بھی اس میں اپنے آپ کو جو دنیا بھر کی فارما انڈسٹری ہے اس کے مقابلے میں بہتر کر سکے گی, پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما سکے. ٹھیک. کمنگ بیک ٹو ویکسین سر, آپ نے کہا بہت سی کمپنی سے بات چیت چل رہی ہے. کینسینو بایو کے ٹرائل پاکستان میں ہو رہے ہیں, کیا ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں اسی کمپنی کے ساتھ کہ اس کے ٹرائل مکمل ہوں گے,
اس کے ساتھ ڈیل ہماری اچھی بن جائے گی، ایسا ہے سر؟ نہیں ایسا کوئی تکیہ نہیں ہے جی. وہ کیا کہتے ہیں، دس از پارٹ آف دا اسٹریٹجی. وہ اس گفتگو میں، اس مینیو آف آپشنز کے اندر جو ہم نے اپنے لیے مختلف جسے کہتے ہیں آپشنز رکھی ہیں، ان میں یہ شامل ہیں کہ ہم چین بھی ہو سکتا ہے، دوسرے ممالک بھی ہو سکتے ہیں، جو باقی ویکسین جن کا آپ نے ذکر کیا، جن کے جو ابتدائی ریزلٹس ہیں وہ آ چکے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں. دیکھیے یہ ہمیں نا مکس اینڈ میچ کر کے دیکھنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کمپنیاں ایک وقت پہ اپنے جو اسٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار ہیں، وہ سامنے لانے کے قابل نہیں ہو پائیں گی، ایک. اور دوسرا، ہر ایک کی جو پروڈکشن کیپیبلٹی ہے وہ فرق ہوگی. اور تیسرا، وہ اس پروڈکشن کیپیبلٹی میں سے پاکستان کو کیسے حصہ مل سکتا ہے، اس کا تعلق تھوڑا سا آپ کے بائیلیٹرل ریلیشنز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی کیپیبلٹی اور پروڈکشن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں. ٹھیک سر، ایک بس بات اور بتا دیجیے گا مجھے کہ عمران خان صاحب ڈے 1 سے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے مخالف رہے ہیں، ہمیشہ سے انہوں نے بات کی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی. آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو آیا ہے اس میں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ساتھ موجود ہیں. دوبارہ رابطہ اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے گا سر کہ عمران خان صاحب فرام ڈے 1 کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے مخالف رہے ہیں، مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حامی رہے ہیں. سر ایک شعبہ اس وقت مکمل لاک ڈاؤن کا شکار ہے، دیٹ از ایجوکیشن. سر اس سے متعلق عمران خان صاحب کی رائے کیا ہے؟ از ہی اوکے ود دیٹ کہ یہ شعبہ مکمل لاک ڈاؤن کا شکار رہے، باقی شعبے کھلے رہیں؟ وزیر اعظم کا موقف بڑا کلیئر رہا ہے جی. وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ چیز کی جائے جس کی سائنسی اعتبار سے واضح ایویڈنس موجود ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے بیماری کے کم کرنے میں. تو انہوں نے ہمیشہ جو ایکسپرٹس ہیں جو اس معاملے میں اپنی رائے رکھتے ہیں ایک سائنس کی بیسس پہ، ان کی بات کو ترجیح دی ہے. اور اس وقت کیا وجہ تھی اس کو مجبوراً، بالکل یہ جسے کہتے ہیں نا بہت سوچ کے اور بڑی توقف کے بعد اس کام کو کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ 50 ملین 5 کروڑ بچہ یا نوجوان ہمارے تعلیمی سیکٹر میں موجود ہیں. اب ہماری ینگ پاپولیشن ہے، اس کا ایز اے پروپورشن آف دا پاپولیشن ہمارے ہاں ینگ لوگ پاپولیشن کا زیادہ بڑا حصہ ہے، اور ظاہر تعلیمی ادارے ان سے بھرے ہوئے. تو ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کے ذریعے صرف نمبرز کی بیسس پہ، اعداد و شمار کی بیسس کے اوپر زیادہ رسک تھا. تو اس لیے اس وقت اس معاملے پہ ایک بریک لگانے کی ضرورت تھی. یہ بڑے ہیزیٹیشن کے ساتھ اور ریگریٹ کے ساتھ کیا گیا، لیکن انشاءاللہ جو ہی تھوڑی سچویشن بہتر ہوتی ہے اس پہ دوبارہ غور کیا جائے گا. جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا جنوری میں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سچویشن بہتر ہوئی تو یہ ادارے پھر کھلیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ہم سوچیں کہ سچویشن بہتر نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا مکمل لاک ڈاؤن کی طرف ہم جائیں گے؟ پہلے والا ہم دیکھیں گے جو ہم نے دیکھا ویو 1 میں سچویشن ہوئی تھی وہی ہوگی؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ مکمل یا پارشل، یہ کوئی دیکھیں ایبسولوٹس نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، یہ کوئی ہارڈ آپشنز نہیں ہے کہ جی بس یہ ہے تو یہ نہیں، یا ایک ہے یا دوسرا. یہ ساری گریڈیشنز ہیں، یہ بتدریج ایک سٹیج سے آپ دوسری پہ جاتے ہیں. لیکن ہم نے جو چیز سیکھی ہے اب تک، اور دنیا نے بھی سیکھی ہے، دیکھیے شروع میں تو ہمارا یہ موقف تھا لیکن اب تو یہ واضح طور پہ باقی دنیا بھی اس کو اڈاپٹ کر چکی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک کمپلیٹ شٹ ڈاؤن جو ہے وہ بالکل ایکسٹریم میجر ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے اور اس سے پیچھے رہتے ہوئے وہ چیزیں بند کی جائیں جس سے بیماری کو پھیلاؤ مل رہا ہو. دیکھیے بیماری یکساں طور پہ ہر ایکٹیویٹی سے نہیں پھیلتی، تو آپ نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. جیسے ہم نے سکولز کی بات کی، ہمیں بہت اس پہ افسوس رہا کیونکہ بچوں کی تعلیم میرے خیال سے اس ملک کی فیوچر کے لیے بہت زیادہ اہم چیز ہے. لیکن اس موجودہ وقت کے لیے، چند ہفتوں کے لیے اس پہ پاز لگانے کی ضرورت تھی. تو اسی لیے ہم نے ٹارگیٹڈ اور ایک سمارٹ اپروچ اڈاپٹ کی. ٹھیک، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. پاکستان نے بر وقت فیصلہ کیا ہے، درست فیصلہ کیا، اور بہت سی کمپنی سے اس وقت پاکستان کی بات چیت جاری ہے کہ کہاں سے ہم ویکسین پروکیور کر سکتے ہیں. چلیے بڑھتے ہیں آگے. ایک خبر ہے ہمارے پاس جاپنیز کاؤنسل جنرل سے متعلق. اردو بولتے ہیں، بڑی زبردست بولتے ہیں، شاندار بولتے ہیں، یوں لگتا ہے اپنے سے. آپ نے بات کی ان سے؟ میری ان سے ملاقات 2 ہفتے پہلے ویسے ہوئی تھی، اینڈ ہی اسپیکس اردو ویری ویل. کراچی سرکلر ریلوے کے وہ گرویدہ ہو گئے ہیں. کاؤنسل جنرل جاپان برائے کراچی توشیکازو ایزومورا، انہوں نے سرکلر ٹرین پر سفر کیا ہے اور سالوں بعد KCR کا پہیہ چلنے پر بڑے خوش دکھائی دیے. انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. گزشتہ شام کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن جب وہ پہنچے، ٹکٹ کاؤنٹر سے 5 بجے روانگی کے لیے تیار لوکل ٹرین کا ٹکٹ خریدا. 4 سال سے کراچی میں تعینات ہیں. ویسے یہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں ہیں اور یہاں کے معاشرتی، سیاسی اور معاشی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں.
टूरिज्म को बड़ा प्रमोट करना चाहते हैं पाकिस्तान और जापान के दरमियान, कि वो लोग यहाँ पर आएँ टूरिस्ट और हमारे टूरिस्ट वहाँ पर जाएं, तो ये बड़ा हम आपको जल्द जापान भेजेंगे। और अब आपको दिखाते हैं उन लोगों की कहानी जिनके लिए अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना इंतहाई मुश्किल गुजरा। पाई पाई जोड़कर कारोबार इकट्ठा करने वालों को एक ही आग ने सड़क पर ला खड़ा किया, लेकिन फिर भी इन मेहनत कशों ने हिम्मत नहीं आ रही। सोचे कि अगर आप तिनका जोड़ के अपना कोई घर बनाते हैं, कारोबार बनाते हैं, एकदम से आग लग जाती है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, तो क्या सिचुएशन होगी। सड़क किनारे कारोबार करते रहे ये लोग। हम बात करें लाहौर के हफीज सेंटर के ताजरों की, जिनकी मेहनतें रंग ले आईं। आतिश ज़दगी की नज़र होने वाले हफीज सेंटर में कारोबारी सरगर्मियों का आखिरकार आगाज़ हो गया। सिदरा गयास की ज़ुबानी हम जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह से मेहनत के बाद, हिम्मत के बाद, हौसले के बाद ये इकट्ठे हुए और इन्होंने दोबारा से उस हफीज सेंटर में कारोबार का आगाज़ किया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ हफीज़ सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोबाइल एक्सेसरीज़ जो हैं वो फ़रोख्त की जाती थी। मोबाइलों की, कंप्यूटर्स की और दीगर जो एक्सेसरीज़ हैं मोबाइल की, वो यहाँ पर फ़रोख्त की जाती थी। 2 माह कबल जो है वो यहाँ पर आग लगी और उस आग ने जो है वो पूरे को अपनी लपेट में लिया, जहाँ पर ताजरों का ना सिर्फ हज़ारों का, लाखों का नहीं, बल्कि अरबों का नुकसान उनका यहाँ पर हुआ। और लोग जो हैं वो एकदम जो है वो अर्श से फर्श पे आ गए और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उनको सड़कों पर ले आया। लोगों ने दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए पार्किंग में अपने जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं वो भी लगाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू कर सकें। इस वक्त यहाँ मैं दोबारा इस प्लाजे में मौजूद हूँ, जिसको गवर्नमेंट ने क्लियरेंस के बाद 2 फ्लोर्स को जो है वो दोबारा से खोल दिया है, ताकि जहाँ पर दुकानें थी सेफ़ रह गई और कुछ लोगों की चीज़ें सेफ़ रह गई, वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू कर सकें। तो उन्हीं से चल के जानते हैं कि आज वो दुकानें खोल रहे हैं तो किस तरह से जो है वो अपना नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। बहुत मुश्किल थी यहाँ पे, हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, तो फिर हमने फिर इसका इंतजाम किया। लॉटरी रिक्शे का 2 लाख लिया है कर्जा, और आप एफर्ट शुरू किया ताकि वो कर्जा भी उतार सकें, ठीक है, और हम अपने कारोबार को भी चला सकें ताकि हम रूटीन में वापस आ जाएं। अल्लाह ताला ने हम पे रहमत की है। 20 साल से बैठे हैं हम, नुकसान हमारा लाखों को हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम इससे पहले से ही बेहतर होगा प्लाजे के अंदर, और पहले बेहतर से काम होगा। ये जैसे हमारा प्लाजा मुकम्मल होगा, इससे ज़्यादा रौनक होगी इंशाल्लाह ताला, जैसे पहले थी उससे डबल होगी। हमारा नुकसान ये हुआ है कि हमारी जमा पूंजी सारी खत्म हो गई है, और अल्लाह का शुक्र है, हम ये करते हैं कि हम दोबारा रिज़्क़ की तरफ आना शुरू हो गए, वो तो दोबारा बन जाए। कस्टमर दोबारा रिव्यू में आ रहा है, और मेरी हमारी कस्टमर से गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आए मार्केट में, हम आपके साथ खड़े हैं। हर मुश्किल के बाद आसानी, जो मुश्किल आती है ना इंसान को बेसिकली मुश्किल नहीं होती, वो एक किस्म की नसीहत होती है। काफ़ी हमारा नुकसान हुआ। हम लोगों ने ये जो हमारी जो जमा पूंजी बची हुई थी, हमने वो यहाँ पे आगे लगा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सेल करेंगे, थोड़ा काम में आएगा। ये हमारा घर है, हमारा घर जल चुका हुआ था, ठीक है, और हमारी जो अंदर की जो फीलिंग्स है ना वो हंसने वाली नहीं है। हम लोग अंदर से मरे हुए हैं, जो हमारा हाल हुआ है। 21, 22 साल की हमारी मेहनत सारी ज़ाया हो चुकी थी। अब कस्टमर को जाहिर सी बात है डील करना, थोड़ी सी स्माइल तो करनी है। अब साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 5 महीने भी लग सकते हैं, और 2-3 महीने नहीं लग सकते। समझ, अभी ये काम रनिंग में आ रहा है। अभी 100% कस्टमर को कुछ भी नहीं पता कि वी सेंटर ओपन हो गया हुआ है, नहीं हो गया हुआ है। उस दिन और आज के दिन में ये महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने जब दोबारा ज़िंदगी देता है, तो दोबारा जब इंसान को ज़िंदगी मिलती है तो कितना शुक्रगुजार होता है अल्लाह का, कितना वो दुआ को होता है। वो आज मुझे नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लाजे के अंदर लोगों के अंदर जो जज्बात हैं वो किसी ईद की खुशी से कम नहीं है। मुझे वो भी दिन याद है जिस दिन लोग यहाँ से सामान लेके जा रहे थे, जला हुआ भी और बचा हुआ भी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि लोग सामान लेके आ रहे हैं। इस वक्त मार्केट में भी ताजिर जो है वो आना शुरू हो गए हैं। अपनी दुकानें जो कि तकरीबन 2 माह से बंद थी उनको खोल रहे हैं। सफाई का सिलसिला जो है वो भी जारी है, और सामान जो है वो उनका तकरीबन बिखरा हुआ है। उनका ये भी कहना है कि उनके दिल जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखे हुए हैं, और उनका ऐसा दुख है जिसका कोई अभी फिलवक्त जो है वो मदावा भी नहीं हो सकता। दोबारा बिजनेस शुरू करने के लिए जहां उनका करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, उसके लिए वो लाखों रुपए के कर्ज भी ले रहे हैं। बहुत से ताजिर हजरात जो हैं वो गुस्से में भी थे, और उनका ये कहना था कि उनकी कोई माली इमदाद जो है वो भी नहीं की गई, और
بہت زیادہ نقصان بھی جو ہے اس کا بھی سامنا انہیں کرنا پڑا ہے، لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اپنی دکان کو شروع کریں، اپنے بزنس کو دوبارہ سے اٹھائیں تاکہ جو ان کا نقصان ہو چکا ہے اس کو وہ دوبارہ سے پورا کر سکیں۔ شکریہ صدرہ، آپ نے رپورٹ کیا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ امریکہ کے ایک نیلام گھر میں دنیا کے سب سے پہلے اور تاریخی ایپل ون کمپیوٹر کی نیلامی جلد ہی شروع ہونے والی ہے، جس کی بولی کا آغاز $50,000 یعنی تقریباً 80 لاکھ پاکستانی روپے سے کیا جائے گا۔ یہ نیلامی 10 دسمبر سے شروع ہوگی۔ 17 ستمبر یعنی 2021 ہاں، یہ 17 ستمبر 2021 اگر تو یہ ہے، ورنہ پھر شاید 17 دسمبر ہے۔ 17 دسمبر ہوگا، اتنی لمبی نیلامی ہو نہیں سکتی۔ 17 دسمبر ہوگا جناب۔ 1976 میں بنائے گئے اس کمپیوٹر سے توقع ہے کہ یہ بہت مہنگے داموں نیلام ہوں گے۔ آپ خریدیں گے؟ بالکل بھی نہیں، کیا ضرورت ہے۔ ایک خبر ہے سعودی عرب سے، جہاں کے سائنسدانوں نے طب کے میدان میں حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے ایسی جلد تیار کی ہے جو نہ صرف مضبوط اور لچکدار ہے بلکہ حساسیت بھی رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس جلد کو مستقبل میں مصنوعی اعضاء میں استعمال کیا جا سکے گا، اور اس جلد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود بخود مرمت ہوتی ہے۔ اس نئی ایجاد کو الیکٹرانک جلد کا نام دیا گیا ہے، یعنی خدا نہ خواستہ اگر کوئی جل گیا ہے یا کسی پہ کوئی ایسڈ پھینک دیا گیا تو یہ والی جلد کا استعمال ہو سکتا ہے۔ آئی تھنک اس کی یوزیج اسی حوالے سے بتائی جا رہی ہے کہ پھر وہ لگائی جائے گی آگے چل کر، اور وہ خود بخود ری گرو بھی ہو سکے گی، اس میں ایسی پراپرٹیز ہوں گی۔ ان کے لیے تھوڑی سی بری خبر یہ ہے کہ 2080 تک کافی ناپید ہو جائے گی، اس لیے آپ ابھی اپنی چائے یا کافی کا اچھی طرح سے مزہ لے لیں۔ وہ لوگ جو کہ کافی کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے، آپ پیتے ہیں؟ میں تو ویسے اتنا شوقین نہیں، لیکن یہ تو وہ چینی والی گرین ٹی پیتے ہیں۔ لیکن مہک میری وائف کیونکہ بہت زیادہ چائے اور کافی پیتے ہیں، تو کل جب میں اس خبر سے متعلق ان سے بات کر رہا تھا، کہتے ہیں کب تک؟ میں کہا 2080 تک۔ کہتے ہیں میں نے ہونا ہی نہیں، 2080 تک ہم نے ہونا ہی نہیں۔ اللہ سب کو لمبی عمر دے، بٹ ظاہر 2080 is too far۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے سبب کافی پیدا ہونے والے علاقوں میں 2050 تک ممکنہ طور پر کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2080 تک کافی کی جنگلی اقسام تقریباً ناپید ہو جائے گی، کیونکہ اس لیے کہ ویدر چینج ہو رہا ہے۔ چلے جنگلی اقسام ناپید ہوں گے نا، کچھ تو رہے گی نا، کچھ تو رہیں گی۔ اب تسلی دیکھیں ذرا کیسے دی ہے خود کو۔ یہ میں آپ کہتی ہوں روزانہ اتنے پازیٹیو رہا کریں۔ میں تو پازیٹیو ہی ہوتا ہوں۔ اچھا چلیے، ایک اور خبر ہے ہمارے پاس۔ دبئی کے اسپتال سے اسمارٹ لیب کا افتتاح کیا گیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہائی اسپیڈ ڈیوائسز کے ذریعے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ٹیسٹ کے رزلٹ آ جایا کریں گے۔ جدید ٹیکنالوجی والی اس لیب میں سالانہ 20 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ جدید مشینوں کے ذریعے جگر، گردہ اور دل کے 2000 نمونوں کو 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ٹیسٹ کیا جا سکے گا۔ لیب 24 آورز سروس پرووائڈ کرے گی، یعنی پہلے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک آپ نے سیمپل دیا، 24 آورز، 48 آورز، سم ٹائم 7 ڈیز میں اس کے رزلٹس آتے ہیں، تو یہ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ بڑی جلدی رزلٹس آ جائیں گے۔ سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو دیتے ہوئے مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے کو کورونا پھیلاؤ مہم قرار انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری امارات ختم ہونے پر مولانا فضل الرحمان بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ وفاقی کابینہ میں غیر منتخب افراد کی موجودگی کا بھرپور دفاع کیا۔ مکمل انٹرویو آپ کو دکھاتے ہیں۔ مواصلات مراد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مراد صاحب تھینک یو ویری مچ۔ مراد صاحب پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے، کیا کہیں گے ان جلسوں پر؟ نئی انٹریز بھی ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عباس بھائی۔ پہلی چیز تو یہ کہ پی ڈی ایم جلسے کیوں کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیٹ اپ کی قانون سازی تھی، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ کس نے این آر او مانگا، لیکن قومی اسمبلی میں آپ نے تحریری ڈاکومنٹ پڑھا ہوگا کہ انہوں نے این آر او مانگا، اس سے انکار ہوا، اس کے بعد یہ سڑکوں پہ نکلے، پاکستان کے انصاف کی اداروں کو، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو ان کو نشانہ بنایا۔ اور حال ہی میں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کرونا ہے، کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جس انداز سے ملک کے اکانومی کو اور پاکستانی قوم کی جانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ گلگت بلتستان میں لوگوں نے مسترد کیا، بری طرح ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پشاور کا جلسہ آپ کے سامنے ہے، اور ملتان میں اس طرح ڈرامے کر کے لیکن قوم جو ہے انہوں نے وہاں پہ بھی ان کو مسترد کیا، تو لہٰذا یہ مسترد شدہ ٹولہ ہے۔ کچھ نہیں ہوتا اس سے، یہ جتنے بھی جلسے کرے، ابھی تو انہوں نے چند جلسے کیے ہیں، 150 200 اور کرے، لیکن این آر او تو ان کو ملنا نہیں ہے۔ مراد بھائی پولیٹیکلی ان کو انگیج نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی حرج ہے اگر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں، کوئی بات کر لیں، انگیج کر لیں؟ عباس بھائی یہ سوال میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے اور کافی ڈسکس ہو رہا ہے۔ آپ نے بڑا بہترین سوال کیا، اور میں آپ کے پاس سامنے 2-3 چیزیں رکھتا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ آ کے پاکستان کی سیاست، قانون سازی ایشوز کو ڈسکس کریں۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔
गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये हमेशा बात करते हैं पार्लियामेंट के बाहर, लेकिन जब कौमी असम्बली में स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी बनाई, पार्लिमानी कमेटी के रहनुमाओं का इजलास बुलाया, इन्होंने बाइकाट कर दिया। इन्होंने परसों कोरोना के ऊपर जो कमेटी बनी है पार्लिमानी, उससे भी बाइकाट किया। ये सिर्फ एक कमेटी में खुशी खुशी शिरकत की थी इन्होंने, वो थी फेटअप के ऊपर, लेकिन उसमें भी एनआरओ मांगा। हम इनको कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हाजिर है, पार्लिमानी कमेटीज हाजिर है, आप वहाँ पे पूरे जितने इशूज है उसको डिस्कस करें, लेकिन अगर आप एनआरओ डिमांड करेंगे, एनआरओ तो मिलने से रहा। मुराद भाई, मुल्तान का जलसा था, मिस मैनेजमेंट अब नहीं आई। कुछ हल्के कह रहे थे कि इजाजत दे देनी चाहिए थी, इनको ओपन छोड़ देना चाहिए था। 24,40,000 से ज्यादा 14,40,000 से ज्यादा मेरे ख्याल से अमवात हो चुकी है कोरोना की वजह से। पाकिस्तान की पहली लहर में कामयाबी को दुनिया ने अप्रिशिएट किया, इन्होंने तनकीद की, अल्लाह ने पाकिस्तान की मदद की और मीडिया ने उसमें आगाही मुहिम चलाई, हम कामयाब हुए। अब क्या वजह है, 3 सवाल इनसे पूछिएगा। पहली बात ये, हम इनको कह रहे हैं कि इससे वबा फैलने का खतरा है, क्या हम गलत कह रहे हैं? अगर हम गलत कह रहे हैं तो फिर सिंध में क्यों लॉकडाउन जहाँ पे पीपल पार्टी की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में क्यों लॉकडाउन जहाँ पे नून की हुकूमत है? तो अपने हाथों आप लॉकडाउन, बाकी मुल्क में आप जलसे, इससे क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों की जो रोजगार है, हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में फिर चले जाए, अल्लाह ना करे, हम यहाँ पे केसेस बढ़ जाए, हमारे अस्पताल पे भोट बढ़ जाए, यहाँ पे हमें स्ट्रेचर में लोग सड़कों पे दिखाई दे जो दुनिया के अंदर आपने मनाजिर देखे? क्या आप ये चाहते हैं? और अगर कोरोना नहीं है तो फिर मैं सवाल करता हूँ कि बिलावल हाउस में एक निजी तकरीब में आप न सिर्फ एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करते हैं, बल्कि कार्ड के ऊपर ये भी लिखते हैं लोगों का पहले टेस्ट देखते हैं, फिर उसके बाद एंट्री होगी। तो आपकी जान तो कीमती है, आवाम की जान कीमती नहीं है। और फिर मैं इनको बताऊं कि अगर बिलावल का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया तो इसका क्या मतलब? ये अमीर और गरीब को नहीं देखता। मौलाना साहब तो डंडे वाली बात भी कर रहे थे मुल्तान में, आपको हुकूमत को धमकी देने के लिए। देखिए वो क्यों कर रहे हैं, सियासत का इस वक्त वो 12वां खिलाड़ी है, और जिनका प्रेसिडेंट ही रिजेक्टेड हो, मुस्तरद शुदा हो, तो उसके बारे में क्या बात करना? वो तो बिल्कुल बोखलाहट का शिकार है, क्योंकि 22 नंबर बंगला चाहिए था, वही उनको कश्मीर कमेटी के जो के थ्रू वो फवाइद लेते थे, प्रोटोकॉल लेता था, वो चीज़ें चाहिए थी। जब से वो नहीं है तो असम्बली में बैठा हुआ है, लेकिन वो असम्बली हराम है। असल में जब वो खुद नहीं है मैदान में तो कहता है कि ना, अगर मैं नहीं खेल सकता तो कोई और भी नहीं खेलेगा। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल मुराद भी बन सकती है कि अपोजिशन और आप एक पेज पर आ जाएं? देखिए एक चीज सिंपल है, अगर आपने इनके मफाद किया है, कल आपने इसाक डार का इंटरव्यू देखा, आपने नवाज शरीफ की आज इश्तिहारी करार पाया, वो आपने देखा? क्या कन्विक्टेड क्रिमिनल नवाज शरीफ है कि नहीं है? क्या पानामा हम लेके आए थे कि दुनिया के बैनुल अक़वामी सतह पे जो एक स्कैंडल ब्रेक हुआ था वो हुआ था? क्या ये करप्शन इन्होंने की है कि नहीं की? हाँ की है। क्या ये अदालतों से साबित शुदा झूठे और करप्ट है कि नहीं है? हाँ है। तो अगर ये बात करना चाहते हैं कि हमें लूट की छूट दे, इस पे बात नहीं हो सकती, एनआरओ पे बात नहीं हो सकती। आपने अगर मुल्क के इशूज के ऊपर बात करनी है, कश्मीर कास के ऊपर मीटिंग हो आप उससे इनकार करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मीटिंग हो आप उससे बाइकाट करते हैं, कोरोना के हवाले से कमेटी बुलाई जाती है उससे आप इनकार करते हो। आप एक मीटिंग में शिरकत करते हो, वो है फेटअप की कानूनसाजी के मौका पे अपना एनआरओ मांगने के लिए, वो नहीं दिया जाता, आप फेटअप के खिलाफ भी वोट देते हो। और कौन साजिश कर रहा था? इंडिया साजिश कर रहा था कि फेटअप में हम ब्लैकलिस्ट हो। तो आप क्या करना चाहते हैं? इन चीजों पर बात नहीं होगी। मुल्क की इकानमी इन्होंने तबाह की है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी। आज नवंबर के महीने की जो रिपोर्ट आई है, पिछले 10 साल में ये वाला नवंबर जो है उसमें ज्यादा एक्सपोर्ट हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कारखाने बहाल हो रहे हैं, रिमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इनसे तो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अगर आपने नेशनल इश्यूज के ऊपर बात करनी है, पार्लियामेंट पहले भी हाजिर था, ये नहीं करेंगे। मैंने आपको पिछले 2-3 हफ्तों में पार्लियामेंट की जो पार्लिमानी कमेटीज होती है उसकी बुलाए गए इजलासों का मैंने आपको जिक्र किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उससे बाइकाट किया। ऑपोजिशन ये बड़ा एज लेती है इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो पीछे हैं और जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो आगे हैं। ऑपोजिशन इस चीज का बड़ा एज लेती है, इस बात को बड़ा वो कि नॉन इलेक्टेड लोग जो है वो हुकूमत चलाते हैं। देखिए इस तरह के अपोजिशन तो खैर ये बात ना करे। अभी आपने परसों इनका जलसा देखा, मरूसी सियासत की एक मिसाल, और उन्होंने पूरे कौम को बता दिया कि बाप के बाद बेटी, माँ के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर बहन, बाप के बाद फिर बेटा, मतलब जरदारी और शरीफ खानदान और बाकी सबको कहा कि आप हमारे गुलाम हो। परफॉर्मेंस के ऊपर बात होनी चाहिए, अवाम की खिदमत के ऊपर बात होनी चाहिए, डिलीवरी के ऊपर बात होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि आपने क्या इकानमी चूड़ी, हम किधर लेके गए। बात ये होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितनी थी, हम क्या कर रहे हैं। बात ये होनी चाहिए कि आपने अपने परफॉर्मेंसेस में क्या
एक इदारा ये बता सकते हैं अब्बास साहब कि ये प्रॉफिट में छोड़ के गए थे? एक इदारा बता सकते हैं? जब नहीं है तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह हम करेंगे। क्या आप तवक्को रखें कि इत्तेहादी जो नाराज थे वो राजी हो गए, और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? नहीं, देखिए एक चीज़ है कि ये तो खबर खैर चलती रहती है, लेकिन हम पार्लियामेंट में जब देखते हैं, हम कैबिनेट में बैठे होते हैं, तो हमारी इत्तेहादी भी साथ है। हर मौके पे आप देखिए कि अगर फेटअप की लेजिस्लेशन हो, अगर आपकी बाकी कोई लेजिस्लेशन हो, आपके बजट के मौके पे हो, ये खबरें आप हमेशा हर बजट से पहले सुनते हैं कि बजट नहीं पास कर सकेंगे, फिर आप अक्सरियत से बजट पास करते देख लेते हैं। ये कहते हैं कि नहीं फेटअप की कानून साजी नहीं हो सकेगी अगर हमें एनआरओ नहीं दिया। फिर उसमें भी जो सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास होता है उसमें भी हम भारी अक्सरियत से उसको पास करा देते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है, कुछ गुफ्तगू होती है, कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है, खबरें भी चलती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक चल रही है। मकसद क्या है जी? मुल्क के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरह कर रहे हैं, तो और ये मुल्क के लिए हम बेहतर कर रहे हैं, तो सब साथ देते रहेंगे, कौम साथ दे रही है। और आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे पेशावर में इनकी जलसे की नाकामी हो, मुल्तान में लोगों का इनको मुस्तरद करना हो, इनके जो हवास बाख्ता है इस वक्त, कभी किसी को लेके आ रहे हैं, कभी कोई और इशूज़। मेरे ख्याल से इस वक्त अब्बास साहब आपके सवाल अपनी जगह, लेकिन जिन 3-4 चीज़ों के ऊपर बहस करनी चाहिए वो ये है, एक इसाक डार ने जो कल इंटरव्यू दिया और जो शर्मिंदगी का उसको सामना करना पड़ा, ये हमेशा शरीफ खानदान के हर फर्द को इस किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो सवाल उन्होंने, कल तो हमने सवाल नहीं किए ना, अब बीबीसी के ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे। कल मुराद सईद तो नहीं बैठा था ना, अब उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। आपका समा टीवी तो नहीं था कि जब आप सवाल करते हैं तो आपके ऊपर सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू हो जाती है, आप तो नहीं थे ना। तो सर जवाब दे दें, लास्ट क्वेश्चन है, नवाज शरीफ को हुकूमत वापस ले आएगी पाकिस्तान? हम उसकी भरपूर कोशिश करें और हम उसको लेके आएंगे। और आज तो वो इश्तिहारी भी सर्टिफाइड चोर पहले से था, सर्टिफाइड डाकू भी था, सर्टिफाइड झूठा भी था, सर्टिफाइड इश्तिहारी भी बन गया और लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अब्बास शबी ने इंटरव्यू किया मुराद सईद साहब से, और जिस तरह हमने भी कल कहा था कि वाकई कोई ऐसा गेस्ट जो हमारे शो में आए या हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, उससे सख्त सवाल हो तो इल्ज़ाम हम पर लगा दिया जाता है, लेकिन बीबीसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, वहाँ पर ऐसा मामला नहीं होता, वहाँ जवाब देना पड़ता ना। वहाँ पे कैसे हो जाएगा? यहाँ पे तो आप कहते थे लिफाफा जो वो वाले एंकर हैं और लिफाफा साहब हैं, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं आप कर सकते। बस एक जुमला मैं मुराद सईद साहब से मुतालिक कहना चाहता हूँ, इजाज़त अगर आप दे दें। नहीं बिल्कुल। 200 अरब रुपए मुंह पर नहीं मारे वो भी वक्त आ जाएगा, हौसला रखें। खैर, अच्छे इकदाम अच्छे नताइज लाते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मईशत को सहारा देने के लिए बहुत इकदाम किए हैं, जिनमें सर फहरिस्त है सनतों को रिलीफ, जिसके बायस अब सनतों का पहिया 24 घंटे चल रहा है। हम फैसलाबाद में ये रिपोर्ट भी करते रहते हैं। चीज़ न सिर्फ मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 7.2% तक इजाफा हुआ है। इजाफा गुज़श्ता साल नवंबर की निस्बत हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि नवंबर में बरामदात $2 अरब से ज़ायद हुई थी। मौजूदा हालात पाकिस्तानी मईशत के लिए कितने बेहतरीन हैं, कितने साजगार हैं, और क्या हालात ऐसे ही रहेंगे या हम इसमें भी कोई तब्दीली देखेंगे? माहिर मुआशियत खुर्रम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, गुड मॉर्निंग। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी अच्छी खबर कारोबारी दुनिया से हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। एक्सपोर्ट में इजाफा एक खुशाइन बात है पाकिस्तानी मईशत के लिए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी पहले अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो मैं हमारे जो आपके जो कोलीग हैं उनके मैं एक नंबर करेक्ट कर दूं। 200 अरब रुपए नहीं थे, 200 अरब डॉलर थे जो मुंह पे मारने थे। तो मैंने तो सिर्फ 200 अरब कहा था, ना रुपया कहा ना डॉलर कहा। नहीं वापस पे तो आज 200 अरब कहा था जो है आपको पता ना दौड़ हो रहा है। तो खैर दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स की जो बात आपने की है ये ठीक है, थोड़ी बेहतर ग्रोथ आई है, बट 2% की ग्रोथ मेरा नहीं ख्याल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है। हमें अभी इससे बहुत ऊपर जाने की कोशिश करनी है, और अभी इकोनॉमी जो है पिछले 3-4-5 महीने से खुली है, तो नेचुरली एक जो है पुल बैक जिसे कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्रियाँ ऑन होना शुरू हुई हैं, इकोनॉमी में जो है वो एक उसका पहिया थोड़ा चलना शुरू हुआ है। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है जिस पे हमें जो है वो कैपिटलाइज करना है, जिस पे हमें जो है वो ज्यादा फायदा उठा के आज उसको कंटेन करना है, वो रेमिटेंसेस में ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स में थोड़ी ग्रोथ है। एक्सपोर्ट्स में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। 2% की ग्रोथ कुछ भी नहीं होती। नवंबर के महीने में जो आई है, पिछले 3 महीने की ग्रोथ देखें तो वो भी पिछले 3 महीने की ग्रोथ से बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले साल के 3 महीने की ग्रोथ से थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, बल्कि इनफैक्ट थोड़ा सा डिक्लाइन है 3 महीने के बेसिस पे अगर आप बात करें। तो मेरे ख्याल में इसको हमें करना क्या चाहिए? इसे हमें कंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें इस वक्त इंडिया अभी भी जो है आपको पता है लॉकडाउन वहाँ पे चल रहा है, सेकेंड वेव आ गई है, और पाकिस्तान में भी सेकेंड वेव आ गई है।
اور انڈیا میں اور یورپین ممالک میں سیکنڈ ویو چلی رہی ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ میں بھی سیکنڈ ویو چل رہی ہے، بلکہ وہاں تو فرسٹ ویو بھی ابھی تک اس کا جو حال ہوا ہے جو ہے ابھی تک بند ہے، اکانومی اس طرح سے نہیں آن ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش، وہاں پہ بھی تھوڑے مسئلے ہیں آف کورس، بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے اور آرڈرز جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہوئے ہیں پاکستان کی طرف، اور چائنا اور امریکہ کی جو ٹریڈ وار ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں کچھ آرڈرز جو ہیں ڈائیورٹ ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم کیا رہا ہے کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ نہیں. جی بالکل ایبسولوٹلی. دیکھیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے دو بڑے فائدے ہوئے ہیں، اضافہ ہوا ہے اور آپ کے یہاں ایکسپورٹس میں جو ہے وہ تھوڑی بہتری آئی. تو یہ دونوں فیکٹرز کو یہاں پہ اس وقت ہمیں کنٹین کرنے کی ضرورت ہے تھرو بیٹر پالیسیز. اور وہ بیٹر پالیسیز سر کیا ہو سکتی ہیں؟ 100% کیپیسٹی پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس سے متعلق کام ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے کہ سسٹینیبلٹی رہے؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں بالکل دیکھیں ہمارے انویسٹمنٹ کو فروغ ملنا چاہیے، کیونکہ اگر انویسٹمنٹ کیپیسٹی میں نہیں ہوگی، میری فیکٹری اگر 100 شرٹ سے زیادہ نہیں بنا سکتی، اور میں نے پچھلے 2-3 سالوں میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کر سکا میں، کیونکہ اس وقت حالات ہی ایسے تھے، ایز آف ڈوئنگ بزنس اتنا زیادہ بہتر نہیں تھا، انٹرسٹ ریٹس بہت زیادہ تھے، بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں، آج بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بجلی کی قیمتوں کو نیچے لانا، ریجنل ایوریج پہ لے کے آنا. اگر ریجن میں جو ہے 16 روپے کی بجلی ملتی ہے یا 12 روپے کی ملتی ہے، ہمارے یہاں 20-21 روپے کی ملتی ہے، تو یہ فرق بہت زیادہ ہے. آدھے کا فرق جو ہے اگر ہوتا ہے اس طرح سے تو ہمارا ایکسپورٹر نہیں سروائیو کر پائے گا. پھر آپ کے یہاں جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے. سو ایسی نہ ہو کہ جی سبسڈیز پہ ہی ہم جو گزارا کرتے رہے. ہمارے یہاں انویسٹمنٹ R&D ہمارے یہاں نہیں ہو رہی، اس کے تھرو انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی نئی فائنڈنگز نہیں ہے. خرم، I'm sorry to interrupt، لیکن جو بات آپ سبسڈی والی کر رہے ہیں، کیا ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیصلہ حکومت نے کیا کہ بجلی کی فراہمی ہو، ان انٹرپٹڈ سپلائی آف انرجی ہو، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد کا پہیہ چل پڑا، 24 آورز وہاں پہ انڈسٹریز چل رہی ہیں، اس کو بڑا خوشائند سمجھا گیا. آپ اسی طرح کی سبسڈی اور اسی طرح کی مراد کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے ہر انڈسٹری کے لیے ڈپینڈنگ آن دا سچویشن کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ جی ایبسولوٹلی. دیکھیں یہ جو اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا ایڈیشنل بجلی کنزیوم کرنے کا، چھوٹی جو ہے وہ بزنسز کے لیے وہ 50% اس پہ چھوٹ تھی ایڈیشنل بجلی کنزیوم کرنے کے لیے، اور جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے اوپر 25% جو ہے وہ ایڈیشنل بجلی کنزیوم کرنے پہ جو ہے وہ مراد تھی. کیونکہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ٹارگیٹ ریٹ بھی کہلاتی ہے، اس کی ایک کیٹیگری میں آتی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں بجلی کی جنریشن جو ہے وہ اچھی خاصی ہے، ہمارے یہاں اس کی کنزمپشن نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جنریشن کی وجہ سے ہمیں خاص کاسٹ پے کرنا پڑ رہی ہے. تو کیوں نہ اسے کنزیوم کیا جائے، آدھی کاسٹ تو ریکور کی جائے نا. یہ اس طرح کے اسمارٹ فیصلے گورنمنٹ کو کرنے چاہیے، نمبر 1. دوسرا دیکھیں ریمیٹنسز کی جو میں بات کر رہا ہوں، ریمیٹنسز اس وقت حوالہ ہنڈی سے جو آتی تھی وہ ان آفیشیل چینل سے جو آتی تھی اب آفیشیل چینل سے آنا شروع ہوئی ہیں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کافی چیزیں بند ہیں، بارڈرز تک جو ہے اس طرح سے اوپن نہیں ہے، فلائٹس ویسی نہیں چل رہی ہیں. تو اسے بھی ہمیں کنٹین کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اس میں پورشن اگر آپ دیکھیں لاسٹ منتھ کی جو ہے ریمیٹنسز کا، دبئی سے سب سے زیادہ $1 بلین تقریباً دبئی سے آ رہا ہے. تو وہ گھومنے کا بھی بہت زیادہ جو ہے ہمارے یہاں رجحان ہے کہ یہاں سے پیسہ گھوم کے آتا ہے. دیکھیں کچھ اچھے ڈیسیژنز ڈیفینیٹلی ہیں، بٹ ان کو پرولونگ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پرپیچویٹ کرنے کی ضرورت ہے، انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے، انٹرسٹ ریٹس کو نیچے ہی رکھا جائے، مہنگائی کو کم کیا جائے. آپ خود دیکھیں گے اکانومی میں پہیہ اس کا بہتر ہوتا رہے گا اور ہمیں اس کا فائدہ ہوتا بالکل. اور خرم اس کے اثرات آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. اچھا آپ جیسے ڈیسیجنز کی بات کریں، پہلا ڈیسیجن یہ کہ کرونا میں ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا، وزیر اعظم نے یہ کہا. پھر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انڈسٹریز کی بحالی ہوں گی، کنسٹرکشن سیکٹر کو مراعات بھی دی جائیں گی، اور یہ ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا بھی. یہ جو 3 فیصلے تھے جو گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے معیشت کی پالیسی کو بنانے میں، جو اس طرح کے اقدامات کیے گئے، آگے آنے والے وقت میں پاکستانیوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا اگر اسی طرح کی پالیسیز بنتی رہیں تو؟ ڈیفینیٹلی. جی دیکھیں پالیسیز، دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ پالیسی کنسسٹنسی. یعنی کہ آپ کی پالیسی بنائیں، آپ اس کو صحیح ریلیجیسلی امپلیمنٹ کریں، اس کا اثر تبھی آپ کو نظر آئے گا، اس کا افیکٹ تبھی آپ کو نظر آئے گا. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے کہ پولیٹیکلی ہر چیز جو ہے نا وہ اسٹیبل ہو. یہ دیکھیں یہ جو آج کل پرابلمس چل رہے ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بیچ میں، اور پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، گورنمنٹ میں انگیج بھی ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہونا ہے. گورنمنٹ کو اپنا کام خرم یہ تو روک ہی نہیں سکتا، خرم یہ تو آپ کی جانتے ہیں، یہ تو نہیں روک سکتا. مراد صحیح صاحب نے لائن بولی تھی نا کہ جو ہے ہم جو ہے وہ انگیج نہیں ہوں گے اور ہمارے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سب کچھ ہے. لیکن نمبرز میں اگر آپ دیکھیں تو ویسے نمبرز نہیں ہیں ابھی بھی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے آپ کی، اور آپ انگیج نہ ہو. اکنامک پرفارمنس ہوگی نا تو سب کچھ بہتر ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں 3-4 چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں. لیکن ایک جملے میں اگر خرم ہم کہہ دیں، ایک جملے میں اگر ہم کہہ دیں کہ اچھا وقت آنے والا ہے.
नहीं देखिए, मैं अभी अच्छा वक्त मैं ये कहूँगा काम करने की बहुत जरूरत है। अच्छा वक्त होता है, आ भी सकता है, लेकिन हमें काम करके अच्छा वक्त लेकर आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैठे रहेंगे और कोविड अगर खत्म हो गया या कोविड के और मसले शुरू हो गए तो हम वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे दोबारा, हमारी इकोनॉमी में दोबारा लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। नहीं, आपने बड़ा दुरुस्त कहा खुरम इससे पहले कि दिस इज द राइट डायरेक्शन। अब पहला कदम हम सही ले रहे हैं, अच्छी सीढ़ी पर हम चल पड़े, इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, लेकिन साथ साथ दुरुस्त फैसले हमें लेने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया खुरम, साथ मौजूद थे, आप इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम जरा पंजाब वालों को खबर दे दें कि अगर आपने घूमना फिरना है, जैसे पंजाब वालों को बड़ा ही शौक होता है कि भाई सर्दियों में सैर सपाटे कर रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं, टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। अगर जगह नहीं मिल रही, कोई सयाहती मकाम आपको नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, अपना मोबाइल निकालना है और आसानी से उसको ढूंढ लेना है। ये एक अच्छी खबर है पूरे पंजाब के लिए। पंजाब हुकूमत ने एक ऐप लॉन्च किया जिसमें सूबे भर के पुरकशिश सयाहती मकामात की डिटेल्स दी गई हैं, साथ साथ इन मकामात का तारीखी पस मंजर भी बताया गया है। क्या आया, पहले देख लें भैया वहाँ क्या था, अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, वरना घर बैठे रहें। आपकी करंट लोकेशन से मतलूबा साइट तक रास्ते की रहनुमाई भी इसी ऐप में होगी। साथ साथ इस ऐप में सयाह अपनी तजावीज़ भी दे सकते हैं। तो इसी ऐप से मुतालिक मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए सयाहत और आर्कियोलॉजी जनाब आसिफ महमूद साहब ने। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पंजाब में कितने सयाहती मकामात हैं, क्योंकि अवाम चंद गिने चुने मकामात के बारे में ही जानते हैं कि चंद गिने चुने मकामात हैं पूरे पंजाब में और सिर्फ वहीं पर ही जाना है, ज़्यादा चीज़ों को डिग आउट करने की कोशिश नहीं करती। तो ये ऐप इसमें भी मदद करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अभी रिसेंटली जो हमारे टूरिज़्म ऐप एक बनाई है जो ज़ाहिर पब्लिक फैसिलिटेशन के हवाले से, और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब का बड़ा फोकस है टूरिज़्म के ऊपर, तो उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने 511 साइट्स पे मबनी एक टूरिज़्म ऐप दी है, जिसमें इनिशियली हमने पंजाब भर की 511 टूरिस्ट अट्रैक्शन जो साइट्स हैं उनको हमने उसके अंदर रखा है, और ये जियो टैग्ड हैं और सारी। और इस ऐप की सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप नियर बाय लोकेशंस भी ये आपको दे रहा होता है। इस पे बाइफर्केशन भी है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जितनी आप लेट्स सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते हैं तो आपकी इस एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको उस ज़िले की तमाम अट्रैक्टिव साइट्स के बारे में पता चल जाएगा, और वो ये जो साइट है उसकी ये ब्रीफ हिस्ट्री भी उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, और उसके साथ साथ आपको पिक्टोरल एविडेंसेस भी उसके अंदर हमने रखे हुए हैं। और इन फ्यूचर हमने अभी पहले फेज़ के अंदर ये 511 साइट्स पे मबनी ये जो ऐप बनाई है, इसके अंदर हम एडिशंस भी कर रहे हैं। अपनी नई साइट्स जो हमने अभी पंजाब को 8 जोन्स में बाइफरकेट करके हम नई फिजिबिलिटी स्टडीज़ और मास्टर प्लानिंग करवा रहे हैं डिफरेंट साइट्स की, और जहाँ जहाँ पोटेंशियल मौजूद है वहाँ पे नई साइट्स भी डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी साथ ऐड ऑन होती जाएंगी। सही सर, तो बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। फॉर एग्जांपल कोई शख्स अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है और रास्ते में कहीं घूमना फिरना चाहता है, वो फौरन से उस एप्लीकेशन की मदद से देख पाएगा कि वो जहाँ जा रहा है आसपास कौन सी लोकेशन पंजाब में। पंजाब में एग्जैक्टली। तो सर ये बताएं कि फॉर एग्जांपल कोई जा रहा है किसी जगह से और वो देखना चाह रहा है कि आसपास कौन सी साइट्स हैं घूमने फिरने की, तो सर वहाँ जाना और वहाँ अगर स्टे करना हो तो होटल की बुकिंग ये भी हो सकेगी इस ऐप की मदद से? मालूम हो पाएगा यहाँ पर होटल है, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं? देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1976 के बाद जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज है उसका कोई मैकेनिज़्म पंजाब भर में नहीं था। अभी रिसेंटली पंजाब कैबिनेट ने उसमें हमने कुछ चेंज किया है, 3 लॉज हमने चेंज किए हैं, जिसके बाद जो होटल्स की रजिस्ट्रेशन और इसके ऊपर क्वालिटी चेक का एक मैकेनिज़्म हमने पंजाब भर के अंदर तरतीब दे दी है। उसके बाद ये जो इस ऐप के साथ इंटरकनेक्ट उसको कैसे करना है वो सेकेंड फेज़ के अंदर उस पर भी हमारा PITB उसके ऊपर काम कर रहा है, और ये इंशाल्लाह इस एप्लीकेशन के अंदर ही आपके नियर बाय लोकेशंस के साथ जो नियर बाय होटल्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो रिनोन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से आपको क्वालिटी फूड मिल सकता है, एक अच्छी अकोमोडेशन मिल सकती है, इसको इंटरकनेक्टेड करेंगे ताकि ये 1 क्लिक के ऊपर जो हमारे टूरिस्ट हैं वो किसी भी पंजाब भर के किसी भी एरिया के अंदर जाएं तो उनको ज़्यादा मुश्किलात ना हो। ठीक है महमूद साहब, बड़ा अच्छा ये तो स्टेप है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से मजीद कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम हो रहा है, और अवाम के लिए इससे मुतालिक कोई अच्छी खबर कि मज़ीद ये भी चीज़ें अवाम के लिए, पंजाब वालों के लिए आने वाली हैं? देखें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की खुसूसी डायरेक्शंस हैं, प्राइम मिनिस्टर टूरिज़्म के ऊपर आफ्टर 2 वीक्स खुद मीटिंग ले रहे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड भी बना हुआ है, और हमने पंजाब को 8 जोन्स के अंदर डिवाइड करके हमने मरी को एक्सपेंड करने का भी हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें कोटली सतियाँ और नड़ के ऊपर हम टूरिज़्म हाईवे बना रहे हैं। उसके साथ साथ जो साल्ट रेंज के अंदर खुशाब, मियाँ वाली, जेलम और चकवाल का जो एरिया है, चकवाल के अंदर जितनी लेक्स हैं उनके ऊपर हमारी टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट्स बन रही हैं। हमारी ADP स्कीमें ऑनगोइंग
चल रही हैं और मियाँ वाली के अंदर काला बाग के ऊपर हमने एक टूरिस्ट स्पॉट आइडेंटिफाई किया है जिसको हम इंशाल्लाह 2-3 माह के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। साउथ पंजाब की अगर मैं बात करूं, फोर्ट मिनरो जो है एक अल्टरनेटिव हिल स्टेशन है साउथ पंजाब के लोगों के लिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो अपना एरिया भी है, उनका फोकस भी है। वहाँ पे हमारी पार्कवेज की स्कीमें कोई सलमान के ऊपर कंप्लीट हो गई हैं। रिजॉर्ट हमने फोर्ट मिनरो के अंदर बना दिया है, इससे पहले माजी के अंदर इस तरह का मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। और जो हमारा ये इको टूरिज़म का पोटेंशियल एरिया है, हमारा साल्ट रेंज होगी, हमारा खुशाब सूंस केसर, उसके अंदर भी टीडीसीपी ने अपनी इंटरवेंशन करके टूरिज़म डिपार्टमेंट ने पब्लिक फैसिलिटेशन का मैकेनिज्म हम बना रहे हैं। और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर चल रहा है और वर्ल्ड बैंक के उस प्रोजेक्ट के तावन के साथ हम पंजाब के अंदर जो पब्लिक फैसिलिटेशन है जिसमें टॉयलेट हो गए, सिट आउट्स होगी, गजीबोज होगी, ये हम पंजाब के तमाम ही सियाती मकामात के ऊपर दे रहे हैं। उसके बाद हमने टूरिज़म एंड हेरिटेज अथॉरिटी जो है वो उसका भी ड्राफ्ट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और उसके अंदर टूरिज़म पुलिसिंग का भी कॉन्सेप्ट हमने दिया है ताकि जो टूरिस्ट हमारे टूरिस्ट साइट्स के ऊपर जाते हैं उनको अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है तो उसमें भी उसको मुश्किलात का सामना ना उनको करना पड़े और उनको हम फैसिलिटेट कर सकें। आसिफ महमूद साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और पंजाब से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जो पंजाब में रहने वाले जगहों को जानते हैं वो तो आराम से वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन जो बाहर से जाएगा उसके लिए थोड़ी सहूलत हो जाएगी। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सी और कहानियाँ भी बाकी हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अच्छी खबरें हम आपको सुबह के वक्त देते हैं ताकि आपका मूड खुशगवार हो जाए, सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरे। मेडिकल आलात के शोबे में पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है, मजीद तरक्की कर रहा है। इसमें एडिशन ये हुआ है कि पाकिस्तान में ब्रीफ केस के साइज का पोर्टेबल वेंटिलेटर अब एम्बुलेंस में मौजूद होगा। कराची के एक निजी अस्पताल में कम कीमत पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं जो अब क्लिनिकल ट्रायल के मराहिल से गुजर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे, मजीद डिटेल्स जानेंगे। हमें ज्वाइन करें डायरेक्टर टेक्नोलॉजी इनोवेशन आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सलीम सयानी साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बड़ी अच्छी खबर है ये कि ब्रीफ केस साइज का पोर्टेबल वेंटिलेटर अब तैयार हो गया है। क्लिनिकल ट्रायल से हम क्या समझें सर कि किस मरहले में है ये ट्रायल, कब इसका ह्यूमन ट्रायल होगा, फिर कब ये मार्केट में अवेलेबल होगा? जी थैंक यू। सो हमारा वेंटिलेटर जो है ये मुख्तलिफ मराहल से ऑलरेडी गुजर चुका है। राइट। तो आइडिएशन से लेके इसकी डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इसकी टेस्टिंग इन आवर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट वो हो चुकी है। ठीक। और अब हम इंशाल्लाह अगले साल के शुरू से हम इसको क्लिनिकल ट्रायल इसका स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें उम्मीद है कि अबाउट 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा क्लिनिकल ट्रायल। दैट मींस अभी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, अभी उसकी प्रोटोकॉल डिज़ाइन हो रही है। ओके जी ठीक है। अब सर मुझे ये बताएं कि ये कोविड के हालात ने आपको मजबूर किया कि आपको ये करना है, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसी है कि हमने पिछले 6 महीने में देखा है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कि अस्पतालों में कांटेक्ट करते रहते थे कि हमें वेंटिलेटर चाहिए, बट वेंटिलेटर नहीं मिलता था उन्हें, ऑक्सीजनेटेड बेड्स नहीं मिलते थे। कई लोगों के प्यारे चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के पाकिस्तान के वो हालात हैं कि यहाँ पर मेडिकल के शोबे में या हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो गुंजाइश कम पड़ जाती है, वेंटिलेटर्स कम पड़ जाते हैं। कोविड जी नहीं कोविड की वजह से ये इनोवेशन सामने नहीं आई अच्छा। है। हम इससे पहले से हमने इस बुनियादी ज़रूरत को महसूस किया था कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो कि लो मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं उसमें वेंटिलेटर की अशद ज़रूरत है। और उसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत उस वक्त है जबकि पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है। उस वक्त भी पेशेंट को अगर वेंटिलेशन प्रॉपर ना मिले तो पेशेंट की डेथ हो जाती। तो उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए और उसके अलावा जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पेशेंट वेट कर रहा है वेंटिलेटर का, तो आम हालात में उसको बैग किया जाता है एम्बो बैग से, तो उसमें रेगुलेटेड एयर फ्लो नहीं मिलता, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस इनोवेशन पे ध्यान दिया था और इस पे हमने कहा था कि हम इस पे काम करेंगे और इसको हम एक ऐसा वेंटिलेटर बनाएंगे जिसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो घर पर हो। घर पे हो तो अगर ये जिस तरीके से हम चाह रहे हैं इस तरीके से हो गया और इसकी अफादियत अगर हमारे सामने आ जाती है तो फिर हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको होम केयर में भी इंट्रोड्यूस कराएं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, क्या इसका इस्तेमाल उतना ही आसान है जितना हम ये समझे कि हम दूसरे वेंटिलेटर्स का रखते हैं, जो हमारे नर्सेज का स्टाफ है वो यूज़ करता है, उनके लिए आसान है इसका इस्तेमाल, या इसकी कोई ख़ास ट्रेनिंग दी जाएगी इसको इस्तेमाल की? देखिए
وینٹیلیٹر کا استعمال کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا، تو اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی جائے گی لوگوں کو جو اس کو یوز کریں گے تاکہ اس کا پراپر یوز ہو سکے. اچھا، یعنی اس کا استعمال دوسرے والے وینٹیلیٹر سے کچھ الگ ہے؟ بیسک وینٹیلیٹر ہے، ایشوز سارے سیم ہیں، پیرامیٹر سارے سیم ہیں جو کہ مانیٹر کیے جائیں گے، لیکن اس کی ٹریننگ ڈفرینٹ ہوگی کیونکہ اکوپمنٹ ڈفرینٹ ہے. عام آدمی کی پہنچ میں ہوگا. جی بالکل. کیونکہ ہم نے سر دیکھا، اسپیشلی اگر میں کے پی کے کا ذکر کروں کووڈ-19 کی فرسٹ ویو میں، جبکہ وہاں پہ وینٹیلیٹرز نہیں تھے، پھر جب وینٹیلیٹرز پروکیور کر بھی لیے تو وہاں پہ سٹاف کی کمی ہو گئی اور لوگ اسی لیے مر گئے کیونکہ سٹاف ٹرین نہیں تھا. میں نے بات کے پی کے کی اس لیے کہ وہاں سے ایسی خبریں رپورٹ ہوئی تھیں. یہ تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مشین ہے اور سٹاف نہیں ہے تو ظاہر ہے جب آپریٹر ہی موجود نہیں تو اس مشین کا فائدہ نہیں ہے. تو دیٹ مینس اس بریف کیس کے سائز کے پورٹیبل وینٹیلیٹر کو جب آپ انٹروڈیوس کریں گے تو آپ ساتھ ٹریننگ سیشنز بھی دیں گے. اور یہ اتنا آسان ہوگا سر کہ فار ایگزامپل گھر میں موجود ایک شخص ٹریننگ لینا چاہتا تو 1-2 دن میں ٹرین ہو سکے گا؟ اتنا ایزی ہوگا سر یا نہیں تھوڑا مشکل ہوگا؟ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ٹریننگ پرووائڈ کریں اور یہ اٹ ول ویری ڈپینڈنگ آن ادر پیپل اسکل سیٹ، رائٹ. لیکن یہ بڑا اچھا اس طرح سے ہو جائے گا سر کہ بہت سے ایسے لوگ صرف اس وجہ سے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ کیونکہ اس پیارے کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ شاید اسے اور کوئی کیئر نہیں چاہیے، اس سے وینٹیلیٹر ہی چاہیے. اور اگر یہ وینٹیلیٹر گھر پر موجود ہوگا تو اس شخص کو، اس پیشنٹ کو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ اس کا مطلب یہ فائدہ ہوگا اس سے فائدہ ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن اس میں ایک بات یہاں پہ کلیئرفائی کرتا چلوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ وینٹیلیٹر آپریٹ کرنے کے لیے ایک خاص اسکل سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اسکل سیٹ ہونا ضروری ہے. ادروائز ٹیکنالوجی ہر پرابلم کا سلوشن نہیں ہے جب تک کہ اس کا آپریٹر نہ ہو پراپر. تو یہ بہت ضروری ہے. اور جب ہم بات کریں کہ سر انیشلی جو آپ کا پلان ہے کہ ایمبولینس میں ہوگا، وائی بیکاز آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ بہت سے لوگ گھر سے جب ہاسپٹل انہیں شفٹ کیا جا رہا ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کوئی سر فگرز ہیں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم کہ ایمبولینس میں ایسے وینٹیلیٹر کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ کتنی ڈیتھس پاکستان میں ہیں، گلوبلی ہو جاتی ہیں گھر سے جب پیشنٹ کو شفٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وینٹیلیٹر نہیں ہوتا؟ دیر آر فگرز، لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو یاد دلاتا چلوں. پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے سنا ہوگا کراچی میں ایک حادثہ ہوا تھا جبکہ ایک ڈاکٹر تھے وہ وینٹیلیٹر کے لیے ایمبولینس میں گھوم رہے تھے، کووڈ پیشنٹ تھے جو ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل وینٹیلیٹر کی تلاش میں گھوم رہے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل رائٹ. تو اسی طریقے کے حادثات کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اوائڈ کریں بالکل ہی اوائڈ کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اوائڈیبل ہیں. تو کسی کو بھی مرنا نہیں چاہیے اس وجہ سے کہ اس کو وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے. سر اور جیسے آپ 6 مہینے کا وقت بتا رہے ہیں تو 6 مہینے یا ہم یہ سوچیں کہ شاید اس سے کم تھوڑا وقت لگ جائے، عوام کو جلدی سے یہ سہولت مل جائے کیونکہ کووڈ میں وینٹیلیٹر کی ہی زیادہ کمی دیکھی جاتی ہے. جی ہماری کوشش ہوگی لیکن ہم اس پہ پرومس نہیں کر سکتے. 6 مہینے سے کم کا وقت لگے گا، زیادہ کا لگ سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ لگ جائے ہو سکتا ہے. تو جب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اور کیا کیا چیلنجز آتے ہیں ہمارے سامنے. لیکن سر انشاءاللہ جب یہ ہو جائے گا، جب آپ لوگوں کا کلینکل ٹرائل دین ہیومن ٹرائل مکمل ہو جائے گا، اپروول آ جائے گی اور اس کے بعد آپ لوگ اسے کمرشل پریپریشن کی طرف بڑھ جائیں گے، یہ ممکن ہوگا سر کہ ایسی آپشنس پر بھی غور کیا جائے کہ ایک شخص رینٹ پر لے سکے ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے واپس کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کاسٹلی ہو، دیر از اے پاسبلٹی. جی بالکل یہ ہو سکتا ہے. اٹ ڈپینس کہ جب یہ پروڈکشن میں جاتا ہے تو بزنس ماڈل کیا ہے، رائٹ. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو جتنا زیادہ عام آدمی کے لیے اس کو مہیا کر سکیں. دنیا بھر میں سر یہ موجود ہے کہیں اور؟ ایگزیکٹلی سیم چیز نہیں ہے، اس کی کچھ ویریشنز ڈیفینیٹلی ہوں گی. آپ اگر نارتھ امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں یا یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پر ایمبولینس میں اس قسم کے آلات موجود ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو اس معیار پہ لے آئیں کہ جب کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ اگر یورپ میں ہوتے تو آپ کی زندگی بچ جاتی، پاکستان میں ہے تو آپ کی زندگی نہیں بچ سکتی. اچھا تو سر ابھی یہ صرف کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی یہ سہولت لوگوں کے لیے ہوگی؟ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ کہ جہاں جہاں ہماری یونیورسٹی کا کیمپس ہے وہاں ہم سارے ممالک میں نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ سارے ممالک میں جیسے کینیا ہے، ٹینزانیہ ہے، افغانستان ہے، تو وہاں پر بھی ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں. یعنی آپ کے اپنی یونیورسٹی ہاسپٹل کی ایمبولینسز میں انیشلی ضروری نہیں ہے. ہم جیسے پاکستان میں ہم کسی ایک نجی ایمبولینس سروسز ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ فروغ دیں. کیونکہ بہت اچھی بات ہے کہ ایمبولینس میں یہ ہونا چاہیے کیونکہ یو نیور نو کہ ایمبولینس جہاں جا رہی ہے وہاں پہ اس پیشنٹ کی کیا حالت ہے، کیا کنڈیشن ہے. ہو سکتا
लगता है there's a chance कि उससे वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट और अगर हो और उस एम्बुलेंस में भी हो तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा? बिकॉज हमने देखा है कुछ एम्बुलेंसेज हैं, जैसे कि मैं अगर सिंध रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विसेज की बात करूँ तो उनकी कुछ एम्बुलेंसेज हैं जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जहाँ पे ECG भी हो जाती है, जिसमें हर एम्बुलेंस में तो ये मामला नहीं होता, वरना सिर्फ वो एक कैरियर के तौर पर ही होते हैं, सिर्फ पेशेंट को शिफ्ट ही कर रहे होते हैं, ना सिलेंडर होता है ना कुछ और होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए, दैट मीन्स वेंटिलेटर एंड ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, ज़बरदस्त काम रहा। लेकिन अगर मेरे पास वक्त है तो मैं सिर्फ एक जुमले में आपसे पूछना ही चाह रहा था कि क्योंकि आप साथ मौजूद हैं और बड़ा काम इनोवेशन पर हो रहा है, तो क्या आखिर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कोरोना को देखते हुए कुछ और इनोवेशंस भी ला रहा है टू ईज़ द पेशेंट? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आई एम अफ्रेड कि मैं एक सेंटेंस में जवाब नहीं दे सकूंगा इसका, क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है। काम बहुत सारा हो रहा है। वो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि रिसेंटली अभी कोविड-19 के हवाले से जो टेस्ट की कैपेसिटी है, टेस्टिंग कैपेसिटी, वो बहुत कम थी हमारी। वो उसका एक रीज़न ये था कि हमारे पास स्वाब्स अवेलेबल नहीं थे, जो कि टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल। तो हमने ये किया कि हमने अपने 3D प्रिंटिंग लैब में हमारी यूनिवर्सिटी की हमने नेज़ल स्वाब्स प्रिंट करना शुरू किए। तो उससे और उसका फिर हमने पूरा क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया और हमने ये देखा कि उसकी यूटिलाइजेशन और उसकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी है जितनी कि दूसरे स्वाब की है। और उसके बेसिस पे हमारी कॉस्ट जो है वो हमने देखा कि कॉस्ट उसकी 300 से 1300 रुपए तक होती थी, लेकिन हमारी कॉस्ट जो है उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो हम इसको आम तौर पे आम लोगों के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। इसी किस्म की बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को हम इनोवेशंस का, मेडिकल इनोवेशंस का हब बनाएं। इंशाल्लाह ऐसा होगा। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे और जो चीज़ें आखिर जी लेके आ रही है उससे मुतालिक आप हमें बताए थे। अब एक पैगाम है और तनबीह की जा रही है कि होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं, वक्त है भी कदम उठा लें वरना आवारा कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। ये धमकी दी गई है रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान की जानिब से। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार सलवानी को अल्टीमेटम दे दिया है और साथ ही 100 आवारा कुत्तों के हमरा KMC ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान भी किया है। वजह यह है कि आलमगीर खान के मुताबिक रोज़ाना 70 केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि कुत्ते ने काटा है, इसलिए केस रिपोर्ट हुआ है। पिछले साल सिंध में 1 लाख कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार सलवानी को मालूम होना चाहिए कि KMC ने पहले सफाई, कचरा उठाने और सिवरेज से हाथ उठाया और अब कुत्ते पकड़ने का काम भी NGO करेगी। लेकिन अगर NGO ने ये काम करना है तो फिर इफ्तिखार सलवानी साहब क्या कर रहे हैं? उनका कुर्सी पर बैठने का क्या मकसद है? और अगर उनका कोई मकसद नहीं है तो वो फिर नीचे उतर जाएं, कुर्सी छोड़ दें। और यही वो सवाल है जो आलमगीर खान ने उठाए और कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर आवारा कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। अब आवारा कुत्ते कहाँ छोड़े जाएंगे ये आलमगीर खान साहब से पूछ लेते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और ये जो अल्टीमेटम आपने दिया है, ये जो आपने कहा है कि आवारा कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे, तो ज़रा पहले मुझे ये बता दें आवारा कुत्ते कहाँ छोड़े जाएंगे? क्योंकि गलियों, सड़कों, शाहराहों पर आवारा कुत्तों को छोड़ा जाएगा तो यकीनन शहरियों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इफ्तिखार सलवानी साहब जैसे लोग या इस तरह के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं हम तो वो देखते हैं, तो गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। जी वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सिर्फ पैगाम देना है, ये इनकी नाअहली एक्सपोज करने का जरिया है, तरीका है। हमारी जो डिमॉन्स्ट्रेशन का अंदाज होता, हमने कोई कुत्ते वहाँ छोड़ने नहीं है, ना किसी को कटवाना है वहाँ पर। लेकिन जो कुत्ते इस वक्त फिक्सेड के नौजवान रजाकार हम पकड़ रहे हैं जगह जगह से, हमें कंप्लेंट्स मिल रही है, हम उनको खुद जाके पकड़ते, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते। इनके हमरा वहाँ जाएंगे और KMC बिल्डिंग के बाहर बांधेंगे इनको और इनको हम प्रॉपर वैक्सीनेट करेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि ये बताना है कि आपने पिछले साल एक ऐलान किया था कि 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं इस सारे जो डॉग कैचिंग कैंपेन और इसको वैक्सीनेट करना था, स्टेरिलाइज करना था, बट कोई प्रोग्रेस नहीं हुई उस पर। सर जीरो प्रोग्रेस है आलमगीर साहब, जीरो प्रोग्रेस है या जो हुई है वो बहुत कम है? कोई इस पे सिर्फ ज़बानी बात हुई, मीटिंग्स हुई, आगे कोई अमल ही नहीं हुआ है। तो आलमगीर खान साहब से पहले की बात है। मुझे ये बताइएगा कि हम अक्सर देखते हैं किसी रोड पर या किसी पार्क में जो कुत्ते फिर रहे होते हैं, किसी किसी के गले में वो एक बैंड होता है, दैट शोज के उसे वैक्सीनेट किया गया है। वो किसने किया होता है? देखिए, इनके पास तो कोई ऐसा प्रोग्राम मौजूद ही नहीं। इनको आप कंप्लेन करते, DMC या KMC में जाते,
तो ये क्या ज्यादा से ज्यादा क्या करते कि कुत्तों को जहर दे के उनको मार देते। तो भाई जानदार चीज है, बेशक बेजुबान है लेकिन जानदार है। आलमगीर खान साहब, कोई चीज होती है जहर देकर मार देते हैं, अब तो ऐसा नहीं हो रहा या ऐसा हो रहा है? नहीं, हाल में तो ऐसा नहीं हो रहा सर, हाल में तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। सही, हाल में तो कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन इन्होंने किया ऐसा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है ऐसा कि ये कुत्तों को न्यूट्र करे, यानी कोई प्लान नहीं है कि वो शहरी को इस चीज से बचा सके। अच्छा आलमगीर, आपने जो अल्टीमेटम दिए जरा ये भी बताएं, ये कब तक का अल्टीमेटम है, कब से जो है फिर हम देखें अगर बात नहीं मानी जाती तो हम आपको सड़कों पे देखेंगे एहतजाज करते हुए? हम 1 महीने का हमने इनको टाइम दिया है। 1 महीने में कोई नियत दिखा दे अपनी, 1 महीने में कोई हरकत दिखा दे अपनी, 1 महीने में कोई कुछ बता दे कि ये हम करेंगे। हम वो देखना चाह रहे, नहीं कर रहे तो हम तो खुद अपना काम कर रहे हैं। ये क्या, ये इस शहर का अलमिया ये है कि जो काम इदारों के करने के वो एनजीओस कर रही है, वो ये काम भी क्या एडी साहब के, एडी फाउंडेशन के हवाले करना है, ये काम भी क्या सैलानी के हवाले। मकसद सिर्फ ये है कि ये इदारों का काम है, इनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो आलमगीर, आपकी बात हुई फिर इन इदारों को चलाने वालों से, आपने इस मामले पर कोई उनसे बातचीत करने की कोशिश की? बिल्कुल की है। इनको हमने 2-3 जगह कंप्लेंट्स दी, इनके पास कोई इसका सोल्यूशन, कोई रिजॉल्व है ही नहीं इनके पास। ये ज्यादा से ज्यादा, मैं फिर से कहूँ, ये करते ही है कि जाके उधर जहर दे देते, उनको मार देते। ये कोई हल है? ये किस दुनिया में ऐसा होता? इसीलिए हमने एहतजाज किया ताकि हम दुनिया को बताएं कि किस कदर नाअहल लोग इदारों पर बैठे। आलमगीर खान साहब, ये मामला क्या सिर्फ कराची में ऐसा है, क्या मुल्क भर में ऐसा नहीं है? देखिए, ये मुल्क भर में, लेकिन कराची में इस पर बात की गई। कराची में चीफ मिनिस्टर ने वजीर बल्दियात, वजीर सेहत और केएमसी को बिठाकर इसके लिए ऐलानात किए गए। सही। तो और मैं कराची के नहीं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ सर, पर निकलता आप बिल्कुल आप निकलते हैं क्योंकि जाहिर है सर, कराची की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, तो फिर जाहिर है जिसको वोट मिला होता है लोग उससे सवाल करते हैं, और आप जाहिर है अपने हल्के में भी निकलते हैं, आप अदरवाइज भी निकलते हैं। लेकिन आलमगीर खान साहब, ये मामला ऐसा है जिस पर नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए और नेशन वाइड काम होना चाहिए, नॉट जस्ट इन कराची, तो नेशन वाइड होना चाहिए। कतई नजर इस बात से कहाँ पर किसकी हुकूमत है? यकीनन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट मैं फिर से कहूं कि इस वक्त मेरे लिए कराची के इश्यूज चूंकि मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं कराची से मैंने कराची के इश्यूज को हाईलाइट करवाना है, और उसी के लिए मैं कचरे के लिए भी निकला था, कराची के गटर के ढक्कन के लिए निकला था, कराची की सड़कों की तामीर के लिए निकला था। अब ये भी एक ऐसा इशू है जो कराची के आम तबके, गरीब तबके से जुड़ा हुआ है। ये मेरे और आपके घर के बाहर शायद ना हो, लेकिन बिल्कुल जो निचला तबका है आप उसका जिक्र कर रहे हैं, और यकीनन उनके लिए आवाज उठाना भी बड़ी अच्छी बात है। आलमगीर, एक और चीज, ये मामला हमने देखा कि अदालत में भी ज़ेरे गौर आया था, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपने कहा बहुत जगहों पर इस मामले की बात हुई, अदालत में भी बात हुई थी इसी मामले पर। देखिए, लाड़काना में एक बच्चे को काटा कुत्ते ने, और लाड़काना में रोजाना ऐसे सैकड़ों केसेस की रिपोर्ट्स आई हैं, और वैक्सीन सरकार, और ये एक अलमिया है पूरे सिंध में कि जब कुत्तों को काटा जाता तो वैक्सीन अवेलेबल थी। ये बदकिस्मती है कि गरीब का बच्चा तो जाता ही सरकारी अस्पताल में, और जाहिर अगर वहां पर वैक्सीन ना हो, वहां पर ऐसी सहूलियात ना हो, तो फिर वो बच्चे की हालत बिगड़ जाती है। इस पर बिल्कुल, और आई थिंक शायद कोई आवाज़ में मसला है, कोई टेक्निकल इशू है। आलमगीर खान हमारे साथ मौजूद थे, और जो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है एक का, वो उस पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका। अभी अदालती कार्रवाई से मुतालिक अहम खबर के नैब के बाद FIA ने NICVD में करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी है, तो अस्पताल इंतजामिया ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। मजीद बात करेंगे इरफानुल हक से। इरफान, बताएगा अस्पताल इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? देखिए, अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि ये एक सूबाई इदारा है, और सूबाई इदारों में इस तरह की तहकीकात FIA की जानिब से मदाखलत के मुतरादिफ है। नैब की जानिब से पहले ही हरासा किया जा रहा है,
اور FIA نے ایک نئی تحقیقات شروع کر دی ہے. FIA کو اس تحقیقات سے نہ صرف روکا جائے بلکہ ہراساں کرنے سے بھی روکا جائے. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر طارق شیخ ہیں جنہوں نے کرپشن کی نشاندہی کی تھی NICVD میں, انہوں نے بھی ایک مختصر ایک درخواست دائر کی ہے اور نہ صرف کرپشن کی نشاندہی کی ہے بلکہ فریق بننے کی بھی درخواست دائر کر دی ہے. عدالت نے ان دونوں درخواستوں پر نوٹس جاری کر دیے ہیں اور اسپتال انتظامیہ کی درخواست پر اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کیے ہیں اور ہدایت کی ہے کہ FIA کی تحقیقات کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ FIA کیا تحقیقات کر رہی ہے اور جو FIA کے تفتیشی افسر ہیں اور عدالت نے انہیں ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے. ٹھیک عرفان, آپ کا بہت شکریہ. مہنگائی میں پستی عوام کی بات کرتے ہیں. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق اس سال اکتوبر میں مہنگائی کی جو شرح تھی وہ نومبر کے مہینے میں کم ہوئی. کتنی کم ہوئی اس پر نہ جائے گا کیونکہ پوائنٹس میں کم ہوئی ہے. اس بارے میں تاجر اور دکاندار کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ کمی ایسی ہے جس پر بات کی جائے؟ کیا واقعی یہ کمی اتنی ہے جس کا رزلٹ نظر آ رہا ہو؟ کیا واقعی یہ کمی اتنی ہے کہ عام صارف, ایک عام شہری اس سے مستفید ہو رہا ہو؟ کیا واقعی کچھ پیسے اب جیب میں بچ رہے ہیں یا نہیں؟ جب جاتے ہیں تو سارے پیسے لگا کر واپس آتے ہیں. خورشید عالم ہمارے نمائندے مختلف مارکیٹس میں گئے, تاجروں سے بات کی, دکانداروں سے بات کی, ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. ادارہ شماریات نے دعویٰ کیا ہے کہ اکتوبر کے مقابلے میں نومبر میں اشیاء کے داموں میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے, جانتے ہیں تاجروں اور دکانداروں سے. صرف کچھ آئٹم ہے جیسے چینی میں کم ہو رہے ہیں, کافی کم ہوئے ہیں, 10-15 روپے تک کا فرق آ گیا ہے. لیکن آٹے وغیرہ میں وہی ریٹ میں تیزی آ گئی ہے, ریٹ بڑھا دیا ہے, 100 روپے مل والوں نے بوری پہ بڑھا دیا ہے. دالوں میں کچھ آئٹم ہے اس میں ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی امپورٹ کی وجہ سے تھوڑا ایشوز ہے اور جو بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے. لیکن عوام کو دالیں وغیرہ اس وقت بھی مہنگی مل رہی ہے. اس وقت بھی کوئی اتنا بدلاؤ آیا نہیں ہے, سوائے چینی اور کچھ 1-2 آئٹم ہے جس میں ریٹوں میں کمی ہوئی ہے. دیکھیں, وفاقی ادارہ شماریات نے جو بھی دعویٰ کیا ہے وہ اس دعوے کو ہم مسترد کرتے ہیں, اس لیے کہ چند ایک سوائے 1-2 چیزوں کی کمی کے علاوہ آپ دیگر چیزوں کو دیکھ لیں کہ اس کے ریٹ کس طریقے سے اوپر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈیزل میں بھی 4 سے 5 روپے کا اضافہ کر دیا جو کہ مہنگائی میں اور اضافے کا سبب بنے گا. کوئی تھوڑی بہت کمی اگر آئی ہے تو چینی کے اوپر آئی ہے, مگر پہلے جیسے چینی 50 سے 60 تھی تو اب 90 روپے آ گئی ہے, تو اس میں کوئی بھی کمی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتی. کمی آتی تو عوام اتنی پریشان نہیں ہوتی. ٹماٹر وہی تمہارے 100-150 روپے بک رہا ہے, سبزی وہی بک رہی ہے, آلو 80 روپے بک رہا ہے, مرچیں 250 روپے بک رہی ہے. ہر چیز کسی چیز میں ابھی کوئی چیز میں اگر 5 روپے کم کرتی ہیں تو وہ کم تھوڑی ہوں گے. سر ریٹ تو کم ہوئے ہیں لیکن صرف چینی پہ. چینی کے علاوہ جب تک چینی بڑھ رہی تھی تو باقی چیزیں جو ہے نا رکی ہوئی تھی, لیکن جب سے چینی نیچے آئی ہے باقی سب چیزیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں. جیسے کہ تیل کا ریٹ جو تھا وہ 210 اور 215 کے بیچ میں تھا, لیکن ابھی 230 روپے سے ابو ہو چکا ہے. تاجروں نے وفاقی ادارہ شماریات کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ چینی کے علاوہ کسی اور شے کی قیمت میں کمی نہیں ریکارڈ کی گئی, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ذرا وفاقی ادارہ شماریات بازاروں میں گراؤنڈ پر آ کر صورتحال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ سرکار کی مقرر کی ہوئی نرخ پر کوئی بھی چیز فروخت نہیں کی جا رہی. عام آدمی بھی پریشان ہے اور تاجر بھی پریشان. کیمرامین قاسم رئیس کے ساتھ خورشید عالم, سما, کراچی. رپورٹ آپ نے دیکھی اور پورے ملک کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مہنگائی میں کمی ہوئی ہے تو جواب آتا ہے نہ بھیا ایسا کچھ نہیں ہوا. ادارہ شماریات کے مطابق یعنی جو اعتبار شمار ہیں اگر ہم اس کی بات کریں, اس کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ اپلائی نہیں ہو رہے کیونکہ حقائق کچھ اور ہیں. تو سوال ہے کیا مہنگائی کم ہوگی؟ کیا یہ جو ادارہ شماریات سٹیٹس دیتا ہے اس کا واقعی کو رزلٹ نظر آتا ہے؟ اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں سپلائی چین ایکسپرٹ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا سر ابھی ہم ادارہ شماریات کی سٹیٹس سے متعلق بات کریں. سر میں جاننا آپ سے ہی چاہتا ہوں سر کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ادارہ شمار دیتا ہے سر وہ ہوتے ہیں جو آن پیپر ہوتے ہیں, یعنی کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ کو دیکھ لیا, ہر جگہ نرخ نامے کو دیکھ کر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آن گراؤنڈ تو ایسا سر ہوتا ہی نہیں ہے, کہیں پر بھی وہ پیپر کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا. دیکھیں, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ جو ان کا دعویٰ کہ مہنگائی کم ہوئی ہے, کتنی کم ہوئی ہے, ٹھیک ایک بات.
दूसरा कौन सी महंगाई कम हुई है? गवर्नमेंट कह रही है कि फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है, जबकि जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी प्राइसेस में 0.8% इजाफा हुआ है। सिर्फ सिलसिला ये है कि इजाफे की जो कदर है वो पिछले, उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो पिछले महीने से कम है। पिछले महीने 1.2% इजाफा हुआ था, इस महीने 0.8% इजाफा हुआ है। तो CPI जो ओवरऑल प्राइसेस हैं उसमें तो इजाफा हुआ है। फूड क्या इन्फ्लेशन की जो बात है जहाँ तक, उसमें कोई 0.56% की कमी हुई है। आप ये समझ लीजिए कि 1-1.5 रुपये 2 रुपये की कमी होगी, जिसको हेडलाइंस बना के जो है वो गवर्नमेंट उसको यानी अवाम को थोड़ी सी अच्छी खबर सुनाते हैं। अच्छा, अवाम की हम बात करें तो ज़रा अवाम क्या कह रही है वो पहले हम आपको सुनवाते हैं, अवामी राय जानते हैं। रोज तो रोज 2 रुपये 3 रुपये बढ़ते जा रहे, रोज तो रोज बढ़ते जा रहे। हुकूमत से दरख्वास्त है कि महंगाई का जोर थोड़ा कम करे ताकि अवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। अभी नहीं हुई। आलू 120 रुपए किलो मिल रहे हैं, चीनी जड़ी है वो 120 से ऊपर हो गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर दालों, मुर्गियों और हर चीज़ की कीमत इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी इंतहाई परेशान है। कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, सब झूठ बोलती है हुकूमत हमारी, कोई सस्ती नहीं हुई। कोई बंदा भी खुश नहीं हैगा, खा गरीब आ खा अमीर आ, हर तबके का बंदा रो रहा महंगाई दे विच। बेटा इन्नी क महंगाई है कि असीं अपनी रोटी लैके नहीं पूरी कर सकते। आप लोगों ने जो वादे किए थे वादों के मुताबिक चलते तो आप लोगों ने तो गरीबों का जीना तक मुश्किल कर दिया हुआ है। वो जो ज़्यादा रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करके बाकी चीज़ें महंगी कर देते हैं, चीज़ें के रेट बढ़ा देते हैं और उसको कंट्रोल नहीं है। अगर रोटी पूरी होती है तो कपड़े नहीं पहना सकता, कपड़ों का बंदोबस्त करता है तो वो तालीम नहीं दिलवा सकते। कहाँ महंगाई कम हो गई सर? बिल्कुल झूठ है, कोई चीज़ सस्ती नहीं। ये आके ईवानों से निकल के, एक महलों से निकल कर चीज़ें खरीद कर दिखाएं हमें, और हमें तो कहें कि ये 120 वाली चीज़ 60 रुपये मिल रही है, फिर हम मानेंगे। नहीं बढ़ ही रही है, कम तो नहीं हो रही। हमें तो यही लगता है कि बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अब एक बंदा है, उसको टूटी फूटी चीज़ मिली है, उसे कुछ टाइम लगेगा फिर ताकि उसमें निखार पैदा कर सके। अभी तक तो बातें ही हो रही हैं, कुछ भी जेन्युइन जो नहीं हो रहा। नहीं, हमें तो कोई ऐसी खास कमी नज़र नहीं आई किसी किस्म में। जो प्रोडक्ट्स हम आम यूज़ कर रहे हैं। गरीब आदमी खाने से परेशान हो गया, एक टाइम का खाना खा ले, 3 टाइम भूखा, 2 टाइम भूखा रहे। कोई महंगाई कम नहीं हुई, पेट्रोल वहीं का वहीं खड़ा किया हुआ है, डीजल इन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिया है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। सब्जियां देखें कहाँ पे चले गई हैं जी। कोई महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, इंतज़ामिया गलत कह रही है, हर चीज़ महंगी है। कोई भी चीज़ लेने जाओ गरीब आदमी के हाथ से पहुँच से वो दूर है। तो अवामी राय थी जो हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाई। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी बात की कि 1-2 रुपए कम होते तो हेडलाइंस चला दी जाती है, बता दिया जाता है कि अच्छा आवाम के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये 1-2 रुपए कम होना कहीं ना कहीं तो आवाम को कोई ना कोई फ़ायदा तो देता ही होगा। देखिए, 1-2 रुपए कम होने से शायद आवाम को इतना फ़ायदा ना हो, प्रोड्यूसर को हो सकता है फ़ायदा हो जाए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, लेकिन एक शख्स जो वेजिटेबल 50 रुपए की ले रहा है वो 49 की ले लेगा। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि गवर्नमेंट को भी समझने की ज़रूरत है, वो है रूरल टू रूरल इन्फ्लेशन। यानी कि देहातों में इन्फ्लेशन की शरह, और अगर देहात को शहरों से कंपेयर करें तो देहातों में ज़्यादा है। अमूमन ये तासुर होता है कि क्या गांव में, देहात में, वहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ पे तो चीनी और जो दूसरी चीज़ें प्राइसेस कम होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ये जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती, तो वो दूसरे गांव से, देहातों से पहले शहर में आती हैं, वहाँ से फिर इन एरियाज़ में जाती हैं। तो एक तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और फिर वहाँ पे इन्फोर्समेंट नहीं है। किसी हद तक शहरों में 5%, 6% या लोग डर के प्राइसेस को फिर भी कम रखते हैं, लेकिन देहातों में ना तो आपके कारोबार रजिस्टर्ड है, ना किसी भी किस्म की वहाँ पे प्राइस इन्फोर्समेंट नहीं है। इसलिए रूरल एरियाज़ में आप जो देखें, आपके जो ज़्यादातर लोग थे वो सबर्ब्स थे, वो या रूरल एरिया से थे, और वो लोग यही कह रहे थे कि वहाँ पे कीमतें ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट को फोकस करना होगा कि रूरल टू रूरल जो चीज़ें हैं वहाँ पे क्या प्राइसेस का लेवल्स है, और वहाँ पे तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। वहाँ तो चेक एंड बैलेंस बिल्कुल ही नहीं हो रहा। खैर, हो तो शहरों में भी नहीं रहा, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। सर, मुझे बताएं कि जब हम बात करते हैं जनरल इन्फ्लेशन की और फूड इन्फ्लेशन की, फॉर एग्जांपल कुछ फिगर्स अगर मैं पढ़ूँ आपके सामने, जनरल इन्फ्लेशन नवंबर 20 8.3%, अक्टूबर 20 में थी 8.9%,
जुलाई टू नवंबर 20 एवरेज थी 8.7% और जुलाई टू नवंबर 2019 में थी 10.8%। यही बात अगर हम फूड इन्फ्लेशन की देखें तो नवंबर 20 में 15.1%, अक्टूबर 20 में 16.5%, जुलाई टू नवंबर 20 रूरल एवरेज 16.8% और जुलाई टू नवंबर 19 एवरेज थी 14.6%। कहा जा रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन है ये कल्प्रिट है। सर अगर ये फूड इन्फ्लेशन कल्प्रिट है तो चीनी की, आटे की, सब्जियों की दाम अगर कम होते हैं, थोड़े बहुत कम होते हैं, तो फर्क पड़ेगा सर अगर फूड इन्फ्लेशन इज द कल्प्रिट? अच्छा, इसमें आप देखें कि एक टर्म यूज़ होती है जिसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। जब आपका जो नॉर्मल प्राइसेस है उसमें से फूड और एनर्जी की प्राइसेस निकाल दें तो जो बाकी आपकी प्राइसेस का लेवल बचता है उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ ओवरऑल चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ओके। अगर तो आप फूड और एनर्जी की प्राइसेस को निकाल के कोर इन्फ्लेशन का लेवल देखें तो वो कि 1% का डिफरेंस होगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि चलें अगर हमें ये पता हो कि ठीक है फूड और एनर्जी की प्राइसेस ज़्यादा हैं उसको टारगेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो सारे का सारा जो सप्लाई बेस है वो सारे की सारी प्राइसेस ज़्यादा हैं। That means food inflation is not the culprit? Food inflation is one of the reason, but not the major reason. उसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस हैं। फूड है, एनर्जी है, उसके अलावा जो आपकी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक और बात, गवर्नमेंट जब भी ये अपने उनको कारकर्दगी दिखाना होती है तो 3, 4, 5 फिगर्स में से कोई एक उठा लेते हैं जो अच्छी होती है। CPI भी है, कोर भी है, फूड इन्फ्लेशन भी है और इवन एनर्जी इन्फ्लेशन भी है। जिसकी प्राइसेस कम होती हैं वहाँ पे दिखा देते हैं। आपको CPI इन्फ्लेशन देखें ना, जहाँ बेहतर परफॉर्मेंस होती है उसकी बात करते हैं। वैसे ये जो आपने बात की सर ये हुआ भी है, मैं आपके सामने मामला रखता भी हूँ कि चीनी की कीमत में मजीद कमी होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने ये खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि हुक्मदामात और गन्ने की बर वक्त क्रशिंग शुरू करने से अब तक चीनी की एक्स मिल कीमत में औसतन 20 रुपए फी किलोग्राम तक कमी हो चुकी है, जबकि आज भी 2 रुपए फी किलोग्राम कमी है। ये उन्होंने कल ट्वीट किया था। वो कहते हैं इससे आने वाले दिनों में चीनी की कीमत मजीद नीचे आएगी और आवाम को सस्ते दामों दस्तयाब होगी। सर ये 20 रुपए की बात कर रहे हैं एक्स मिल। अब वो दिन कब आएंगे हमें वेट करना होगा। ये हो सकता है चीनी की कमी, ये प्राइसेस कम हुई हो, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ मिडल मैन उठाएगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि रूरल एरियाज में तो इन्फोर्समेंट है ही नहीं। ठीक है। आपके जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे भी किसी हद तक उसकी इन्फोर्समेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका फ़ायदा बहुत हद तक आपकी आवाम को पहुँचेगा। अगर वाकई चीनी की प्राइसेस कम हो रही हैं तो आगे जाके कम होंगी, क्योंकि क्रशिंग है उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो और एक नेचुरल फिनोमेना जब सप्लाई बढ़ेगी तो किसी हद तक प्राइसेस कम होंगी, लेकिन डर फिर भी वही कार्टेलाइजेशन का जो है हमें देखने में। एक बात बस फॉर्म मिनिस्टर बताएं कि कल्प्रिट कौन है फिर? मिडलमैन कल्प्रिट है या वो कल्प्रिट है जो कि उस लिस्ट पर अमल दरामद नहीं कराता जो लिस्ट आती है? दोनों है। देखिए गवर्नमेंट का भी 50% रोल है और फिर मिडल मैन का, और मैं इसमें ये भी कहूँगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इसमें शामिल है। पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, फार्मर आपका पिस रहा है बिल्कुल ऐसे। इन ये फूड की प्राइसेस का, वेजिटेबल की प्राइसेस का, शुगर कैन की प्राइसेस का फार्मर को कोई फ़ायदा नहीं है। और वो दिन दूर नहीं होंगे कि जब हम सारी चीज़ें फिर इंपोर्ट कर रहे होंगे एंड अगेन इससे भी डबल ट्रिपल प्राइसेस हो जाएंगे। हालांकि हुकूमत की कोशिश सर ये है कि अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। अगर वाकई कोशिश ये है कि इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देने, तो कुछ सब्सिडी फार्मर्स के लिए भी होनी चाहिए, कुछ ऐसे मराद फार्मर्स के लिए भी होने चाहिए। ऐसे पैकेजेस लाएगी तो शायद हम बाकी फिर से वो चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे जो हम पहले करते थे। तो कोई किसान पैकेज या कोई एग्रीकल्चरल पॉलिसी, किसान पैकेज का मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कुछ इस पे वो बातचीत की थी। तो ये गवर्नमेंट का अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चरल पॉलिसी के मामले में बहुत ही हल्का हाथ है। सिर्फ 2 अरब 3 अरब 4 अरब एलोकेशंस की बात की जाती है, बट इन टर्म ऑफ द एग्रीकल्चर पॉलिसी अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी दी नहीं है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्रीकल्चर के साथ आपकी जो वाटर कंजर्वेशन है, एनर्जी है, वो भी जुड़ी हुई है। उसके हवाले से भी गवर्नमेंट के कोई खातिर खा स्टेप्स नजर नहीं आ रहे। लेकिन पॉलिसी देना जरूरी है। हम एक ज़राई मुल्क है और हमारी तरक्की का ज़्यादा जो दारोमदार है वो हम देखते हैं कि ज़राअत पे है, काश्तकारी पे। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और देखते हैं आवाम जो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं ना, 1 रुपया 2 रुपये कम हो गया, डॉक्टर साहब ने कहा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा जो है इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हाँ, हुकूमत को ना बातें सीरियसली समझनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी बताई हैं कि कहाँ पर मसला है, कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कि हम बनाएंगे तो हम वाकई एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएंगे, अपने हर शहरी को फ़ायदा भी पहुँचाएंगे। ब्रेक का वक्त हो चुका है, वापस आते हैं, साथ रहिए। सईद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं से मजीद बात करते हैं। सईद गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। काफ़ी अरसे बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या मसरूफियात हैं आजकल?
फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट गोज टू समर टीम के आपने एक बार फिर मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, तो थैंक टू ऑल ऑफ यू। रही बात कि आजकल क्या हो रहा है, तो मैं जो है चूँकि अभी तक जो है घर में होम ट्यूशन पढ़ा रहा था, चूँकि जॉबलेस पर्सन हूँ, लेकिन यू नो डैट के कोरोना वायरस की जो वबा आई है तो इसमें स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब कुछ ऑफ है, तो जो मेरा एक बिजी टाइम एक अच्छा टाइम गुजरता था वो सब कुछ फिलहाल ज़रा डिस्टर्ब हुआ है, तो बस घर में होता हूँ फिलहाल, बस सोशल मीडिया के साथ अटैच है। चलें ठीक। अच्छा सईद ये बताएं, गाना अभी हमने सुना, एंजॉय भी किया, इससे मुतालिक मैं जानना चाहूँगी इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? सिस्टर ऐसा है कि आपको पता है कि हमारे जितने भी स्पेशल पर्सन हैं ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है, और ये पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज जो हैं ये नॉर्मल के मुकाबले में बहुत कुछ करना कर सकते हैं अगर इनको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए और इनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो इस हवाले को मद्देनजर रखते हुए मैंने चाहा कि डिसेबल पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज जो है इनको कुछ मोटिवेशन मिले कि आप लोग बिल्कुल घरों में बंद होकर ना बैठ जाएं, आप लोग कुछ करें, आप लोग कुछ एक्टिविटी करें, अपनी जो आपके अंदर हिडन क्वालिटीज है उसको सामने लेकर आए और दुनिया के सामने अपने आप को शो करें। तो इस हवाले से मैंने जो है ये मोटिवेशनल सॉन्ग जो है मैंने रेडी किया। ठीक। अच्छा, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि व्हील चेयर के संग आप जो है बड़ा सफ़र करते हैं और यकीनन मुश्किलात का तो सामना रहता होगा, कभी जब आप सड़क क्रॉस करते हैं या किसी भी बिल्डिंग में दाखिल होना होता हो, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वाले इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को आप उजागर करें, हाईलाइट करें। हुकूमत इंतज़ाम भी ज़रा सोचे कि हमें फैसिलिटेट करना है इन सबको जो डिफरेंट एबल्ड लोग हैं। देखिए मैं यहाँ पे जितने भी सुनने वाले लोग हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है फॉरेन कंट्रीज़ की जितनी भी जो है रसूमात को अपने अंदर जो है लेकर आ चुके हैं, लेकिन बैरून ममालिक में जितने भी ममालिक हैं वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, वहाँ पे जानवरों को और डिसेबल पर्सनस को काफ़ी ज़्यादा हकूक़ मुयस्सर है, जो यहाँ पे हमारे यहाँ एक अच्छे जो है ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर्स के लिए हैं। तो बाहर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इवन दो कि अगर किसी आप पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ को देखते हैं, अगर कोई आ रहा होता है तो बाकायदा वो अपनी गाड़ियों को रोकते हैं, उनको पहले रास्ता देते हैं, इवन दो कि जानवरों को रास्ता देते हैं। लेकिन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों की होनी चाहिए कि हम यहाँ पे अगर कोई ऑफिस बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ पे हमें डिसेबल्स के लिए कुछ शॉपिंग मॉल बनाते हैं, उनके लिए हमें जो है रैंप वगैरह और ऐसे ट्रैक्स बनाने चाहिए। और मैं भी अक्सर बेशक कहीं पे भी जाता हूँ तो हमारी आवाम ऐसी है कि इनके ऊपर इतनी जल्दी होती है कि किसी बुरे शख्स को, किसी स्पेशल पर्सन को ये रास्ता नहीं देते, इवन दो कि कितने केसेस भी हमने ऐसे देखे हैं जो नाबीना लोग गुजर होते हैं उनको ये हिट कर जाते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसे अफराद की बहाली के लिए अपने लिए और इन सब के लिए अच्छे इकदाम उठाएं। और बीइंग अ मुस्लिम हमारी तो ये अव्वलीन जिम्मेदारी है, इंसानियत जो है उसका एहतराम करना और दूसरे लोगों का ख्याल रखना, इसका दर्स तो हमारा दीन हमें देता है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि स्पेशली जब हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो हम उनको ये ज़रूर बताएं कि माशरे में जो डिफरेंट एबल्ड लोग हैं हमें उनका उतना ही एहसास करना जैसा कि हम अपना एहसास करते हैं, उनका बिल्कुल वैसा ख्याल रखना जैसा अपना ख्याल रखते हैं। जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव सोसाइटी की तो दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, और मैं बल्कि इस साल का थीम भी ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड बाय फॉर एंड विद पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ और डिफरेंट एबिलिटीज़। तो ये थीम है जब इस साल का, तो हमें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से काम करें। और जिस तरह सईद साहब आप मौजूद हैं, आप भी ये बात कर रहे हैं कि ऐसे बहुत से हादसा रिपोर्ट हुए हैं। प्लीज़ सईद। जी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट जो आई है लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अवेयरनेस पैदा हो रही है। इससे पहले डिसेबल्स को बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब एक जितने भी खुसूसी अफराद हैं उन्होंने मिल के जो है आवाज़ बुलंद किया है। तो सारे लोगों को इकट्ठा हो कि जितने भी खुसूसी अफराद हैं, जब तक आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे। और जिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डिसेबल्स को हर इदारे में विदाउट मेरिट उनको आगे आने का मौका दिया जाए। देखें
ہم جہاں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں بہت زیادہ ہرڈلز آتی ہیں. پھر یہ بھی ایک بہت بڑا ہرڈل بیچ میں آتا ہے کہ بھئی آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو مجھ جیسے شخص کو جو 2011 سے ابھی تک کوئی بھی پوسٹ آتی ہے میں اپلائی کرتا ہوں, مجھے موقع ہی نہیں ملتا. اور پھر بات یہ کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو ایکسپیرینس تو لے کر نہیں آتا. آپ موقع دیں, آپ ہمیں ایزی ہماری پلیٹ فارم پہ وہ کریں. اور ایک یہاں پہ چھوٹا سا میں اپنا تھوڑا سا شیئر کو چینج کر کے بیان کروں گا کہ یہ دور سے کناروں کو دیکھا نہیں جاتا, یہ دور سے کناروں کو دیکھا نہیں جاتا. اگر مجھے دیکھنا ہے تو مجھ پہ اتر کر دیکھ. تو آپ کو چاہیے جتنے اسپیشل لوگ ہیں آپ ان کو موقع دیں, ان کو جج کریں وداؤٹ اس کے کہ وہ میرٹ کی بیسس پہ ہیں. کیونکہ یہاں پہ 2018 کی اگر میں بات کروں تو ہماری سی ایم کیسی کے محمود خان صاحب نے 2% سے کوٹے کو بڑھانے کی بات کی تھی 4%, لیکن خدا کی قسم کہ ابھی تک 1% کوٹے کے اوپر بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور اسی طرح جو ہے نچلا طبقہ جو ہے ڈسیبلز کے احساسات کے ساتھ کھیل رہا ہے, ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. میں پرائم منسٹر صاحب کو کہوں گا کہ پلیز اپنی کچھ ٹیم تشکیل دیجیے جو کہ لوگوں کو آپ کے پاس وہاں پہ لے کر آئیں, وہاں پہ ان کو جج کریں, وہاں پہ اسپیشلز کو چیک کریں اور فوراً ان کو جن کا رائٹ بنتا ہے ان کو وداؤٹ ٹیسٹ اور اس کے ان کو موقع دیا جائے. اور میں یہاں پہ آدمی چیز سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی, میرا تو دل خون کے آنسر ہو رہا ہے کہ میں نے کتنی بار جابس کے لیے اپلائی کیا ہے. میں نے سی ایم کے پی محمود خان کو اپلیکیشن بھیجی ہے, میں نے اسلام آباد تک اپلیکیشن بھیجی ہے پوسٹ آفس کے تھرو, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ میرے پرائم منسٹر صاحب کو ملی ہے کہ نہیں ملی. لیکن آرمی چیز سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں جس وقت جاب کی تلاش میں نکلتا ہوں اور ابھی تک جو میرے دل اندر سے رو رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے میرا حق دیا جائے, مجھے میرا رائٹ دیا جائے. تو آرمی چیف میری کام کے لیے میری خواہش کے مطابق ایکشن لے اور مجھے موقع دے. میں آپ لوگوں کے ملک کا اسٹار ہوں. اگر میں اپنی آرمی کے شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں آرمی کے سیکورٹی فورسز کے اداروں میں بیٹھ کے کام تو کر سکتا ہوں. مجھے موقع دیجیے, میں اپنی سیکورٹی فورسز کا, وہ آرمی ہو, وہ نیوی ہو, وہ پاکستان ایئر فورس ہو, مجھے ان کے اداروں میں کام کرنے کا شوق ہے. آپ سب جانتے ہیں میں نے اپنے پاکستان آرمی کے لیے ورلڈ ڈیفینس ڈے کے لیے میں نے 2 بار سانگ لکھے, 2019 میں اور ایک ریسنٹلی 2020 میں نے 6 ستمبر کے حوالے سے سیکورٹی فورسز کو ریویو پیش کیے ہیں. تو مجھے جس قدر محبت ہے جب میں کھڑا ہو کے اپنی سیکورٹی فورسز اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو کانڈی میں ان کے اندر میں دفاتر میں بیٹھ کے کام تو کر سکتا ہوں. اب تمام میڈیا والے جو ہے میری آواز بنے, مجھے پروموٹ کریں اور مجھے میرا رائٹ دینے میں میرے ساتھ آپ سب شامل ہو جائیں. اور کوئی پرسنلی بھی میری ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے تو خدا را میری ہیلپ آؤٹ کیجیے. آئی ایم ڈیزرونگ اینڈ آئی ایم اے برائٹ اسٹار اینڈ فیوچر آف پاکستان. نو ڈاؤٹ. اور جو آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں آپ کا حوصلہ ہی بڑا جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ ہی بڑا مثالی ہونا چاہیے. اور جیسے کہ شعیب آپ نے کہا کہ خصوصی افراد ہیں یہ اور حکام بالا جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے, ہماری بھی یہی درخواست ہے کہ سعید کی جو مشکلات ہیں, یہ جو خواہشات ہیں پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے. بہت شکریہ. سعید خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور خصوصی شخصیت ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی آگے بڑھتے ہیں, ذرا آپ کو کراچی سے خبر دیتے ہیں. جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا دیا گیا. گلشن اقبال اور شاہ فیصل کالونی میں رینجرز اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کر کے قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا. اور ڈیٹیلز یہ آئی ہیں کہ ملزم محمد اختر, سدیر احمد اور محمد فخر سے تفتیش کے بعد دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. اور میں صرف ایڈ کرتا ہوں کہ یہ اس لیے اتنی امپورٹنٹ خبر ہے کیونکہ 25 اگست 2020 ایک ٹرانسجنڈر, ان کا نام تھا صابر عرف انگوری, ان کے گھر میں ڈکیتی کے لیے ملزمان داخل ہوئے تھے اور جب اس ٹرانسجنڈر نے مزاحمت کی اسے قتل کر دیا گیا اور وہاں سے 60,000 روپے لے کر یہ فرار ہو گئے تھے. جو ہماری مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے, جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو اس سے متعلق ہمیں ضرور کہتے ہیں کہ ان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا لازمی ہمیں خیال کرنا ہے. اور ہماری سیکورٹی فورسز اس زمین میں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اس کی مثال بھی ایک شارٹ بھی ہے, وہ بھی اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انگوری نام کی ہماری خواجہ سرا جو 8 محرم کو قتل ہوئی تھی, آج اس کے قاتل گرفتار ہوئے ہیں. تو ہم تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن نے اس کیس کے اندر مدد کری, اور خاص طور پہ میں رینجرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سندھ رینجرز کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کیونکہ وہی ٹرانسجنڈر کے قاتلوں کو گرفتار کرنا کامیابی ہے اور یہ ترقی کی جانب ایک قدم. بالکل. چلیے جی, وقت ہو گیا ختم. آپ سے ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے. باہر جائیے تو ماسک لگا کر جائیے, نہیں جانا ضروری تو نہ جائیے. اللہ حافظ.